एंड गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़। अगर हम बात करें, कुछ ही दिन पहले हमने बच्चियों का आलमी दिन मनाया। उसके बाद पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया, जिसकी वजह से हमने देखा कि पूरा पाकिस्तान ही हमें डिस्टर्ब नज़र आया और हर सतह पर जो है वो उस पर बात भी की जा रही है। अगर हम बात करें मुआशरे की तरक्की में औरत के किरदार की, तो हमने देखा है कि इस्लाम ने ख़वातीन को जो इज़्ज़त व तकरीम जो है वो दी है, और वो जो हुकूक औरत को मिले हैं ख़ास तौर पर जो इस्लाम ने दिए हैं, वो कई सदियों से औरत हमें हमेशा उससे महरूम नज़र आई है। तारीख़ से मालूम होता है कि माजी के कुछ अदवार में औरत को तमाम बुराइयों का सबब और काबिल नफ़रत तस्वुर किया जाता था। जैसा कि सुकरात ने औरत को शैतान की बेटी, अरस्तू ने इसे सबब ज़वाल, अफलातून ने इसे बुरे लोगों की रूह और आम यूनानियों ने इसके वजूद को बेज़रूरत करार दिया था। इस्लाम से पहले बीवी को बेचने में भी दरेग नहीं किया जाता था। इस्लाम ने औरत के हुकूक में हर किस्म की ज़्यादती और कोताही से सख्ती से मना किया। अगर हम बात करें कि मर्द औरत का निज़ाम, हम अक्सर ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि मर्द औरत जो है वो निज़ाम के दो पहिए हैं। औरत का हमेशा से हमने किरदार देखा है। जब इस्लाम जो है वो परवान चढ़ा और लोगों ने जो है वो बात की, लोगों ने सीखा बहुत कुछ इस्लाम के बारे में, तब औरत को उसके जो बुनियादी हुकूक थे वो मिले। लेकिन उससे पहले की हम बात कर लें तो औरतों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था, औरतों को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जाता था, और ये समझा जाता था कि औरत जो है उसको थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट दिया जाता था। उसके बाद वक्त बदला, हम जो है माशरे में आगे बढ़े, हमने तरक्की की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगता है कि जैसे हम आगे के बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं। दोबारा से वही तमाम तर मामलात, वही तमाम तर चीज़ें जो है वो हमें होती हुई नज़र आ रही हैं हमारे माशरे में, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं अक्सर कि क्या होना चाहिए, किस तरीके से औरत के किरदार को जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है। अगर हम बात करें औरत के किरदार की, तो हमने देखा है कि जब जब किसी भी खातून को, किसी भी लड़की को, किसी भी बच्ची को मौका मिला है, उसको इतना सपोर्ट मिला है फ्रॉम हर फैमिली या उसकी जो सोशल सर्कल ने उसको ये मौका दिया है, तो औरत ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है कि औरत भी किसी मैदान में पीछे नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि औरतों को वो इज़्ज़त दी जाए जिसकी वो हकदार हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात हमारे इर्द गिर्द रोनमा हो रहे हैं, जिस पर बात करना, जिस पर वोकल होना, अपनी आवाज़ उठाना बेहद ज़रूरी है। और हुकूमती सतह पर भी चाहिए कि इस तरह के वाक़यात के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी मुल्ज़िमान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माँ बाप हैं, आजकल का माशरा ऐसा है कि वैसे ही बड़े डर खौफ के साथ अपनी बच्ची को बाहर भेजते हैं। लेकिन जब तालीमी इदारों में इस तरह की चीज़ें होने लग जाएं, जब हमारे माशरे में ये चीज़ें इस कदर आम हो जाएं कि आपकी बच्ची कहीं भी महफूज ना हो, तो फिर जो है वो पता चलता है कि हम कौन से माशरे में रहते हैं। ऐसा लगता है कि हम दोबारा से जो है वो पत्थरों के दौर में चले गए हैं। तो जब आप बाहर निकलें तो जो आपको इर्द गिर्द कोई खातून, कोई औरत, कोई बच्ची नज़र आ रही है, तो उसको जो है वो आप उसकी भी आपने उतनी ही इज़्ज़त करनी है जितनी आप अपने घर में मौजूद ख़वातीन की कर रहे होते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। अपने बच्चों को एजुकेट करें इस हवाले से कि औरत जो है वो इज़्ज़त के काबिल है, उसका एहतराम करना जो है वो हम पर लागू है, फ़र्ज़ है। चाहे औरत कुछ भी करती हो, ये आपका लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके जो भी मामलात हैं वो अल्लाह से हैं। उसने अपनी अच्छाई की, अपने बुराई की तमाम तर जवाबात उसने ख़ुद देने, आपने नहीं देने। आपका जो काम है सिर्फ आपने वो करना है। इसी बात के साथ प्रोग्राम में थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब अगर हम बढ़े, तो हमने देखा कि पाकिस्तान के लिए बड़ा एहसास। पाकिस्तान में पहली बार शंघाई ताउन तंजीम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में 8 ममालिक के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। ये दुनिया के लिए एक अच्छा मैसेज है कि पाकिस्तान पुरअमन माहौल में रहना चाहता है। सरदार शौकत, इस पर हमने बात करनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान में पहली बार हो रही है। किस तरीके से ये इम्पैक्ट करेगी, जब ये होनी थी उस पर भी हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन साथ ही साथ कि अब ये इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है, क्या क्या चीज़ें हैं, 8 ममालिक के सरबराहान जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। किस तरीके से ये हमारे मुल्क का एक इमेज जो है वो पॉजिटिव दिखाएंगे, और किस तरीके से जो है हम एक बेहतर पाकिस्तान जो है वो बाहर के लोगों को दिखा सकेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। आगे बढ़ें तो सड़कों और फुटपाथ पर कचरा फेंकने वाले रेस्टोरेंट हो जाएं होशियार।
सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से भारी जुर्माने किए जाएंगे। तरक्की याफ्ता ममालिक में सड़क पर कचरा फैलाने वालों पर जुर्माने किए जाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि आपको यहाँ पर ऐसा लगता है कि फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए नहीं बल्कि पथारे लगाने वालों के लिए ही बनाए जाते हैं। या अगर आपका चाय का होटल है तो वहाँ पर आप कुर्सियाँ रखें, टेबल रखें और आप लोगों को चाय सर्व करें। इस पर जो है वो बात होगी, बड़ा ज़रूरी भी है बात करना। मज़ीद आगे बढ़े तो हम अगर बात करें हेल्थ की तो हमने देखा है शहर कायद में डेंगू वायरस के वार जो हैं वो जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर में डेंगू वायरस के 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं अब तक। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध का कहना है कि ज़िला शर्की में 3 केस, ज़िला बस्ती में 3 केस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और पूरे साल की अगर हम बात करें तो साल 2024 में डेंगू वायरस के 1530 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। क्यों हो रहा है ये, किस तरीके से जो है, हम अक्सर यही बात करते हैं क्योंकि ये वाले जो आपकी चीज़ें होती हैं, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये वो तमाम तर चीज़ें जो गंदगी से होती हैं और गंदगी जो है वो कराची शहर का दूसरा नाम है। तो उस पर भी हम बात करेंगे किस तरीके से जो है इन केसेस को कम किया जा सकता है, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको इस्तेमाल करनी है। आगे बढ़े तो हमने देखा है शहर कायद के बच्चों में खनाक के केसेस में इजाफा हो गया है। खुनाक अमूमन नाक और गले की झिल्ली को मुतासिर करता है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट 5 साल से कम और 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद इसका शिकार होते हैं। खुराक की अलामात 2 से 5 दिन बाद ज़ाहिर होती हैं। इस पर बात करेंगे कि ये किस तरीके से आपकी सेहत को मुतासिर करता है, ख़ास तौर पर बच्चों की सेहत को जो है वो मुतासिर कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखें जिन जिन घरों में भी छोटे बच्चे मौजूद हैं, हम देख रहे हैं कि वो किसी ना किसी वजह से जो है वो बीमारी का सामना है, उनको बीमार हैं या जो है काफ़ी अरसे से। अक्सर तो ऐसा होता है कि बच्चे घर पे बीमार होते हैं लेकिन आप उसको डायग्नोज नहीं कर पाते कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम देख रहे थे कि NICH अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो और तिबी अमला जो है वो एहतजाज पर था, तो डॉक्टरों और इंतज़ामिया के दरमियान मज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। डॉक्टर्स ने तमाम OPDs भी खोल दी हैं और तमाम OPDs में मरीज़ों का इलाज भी शुरू हो गया है। कौन कौन से मुतालबात थे जो डॉक्टर्स की जानिब से किए गए थे और कौन कौन से मुतालबात इनके ऐसे हैं जो कि तस्लीम कर लिए गए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ अगर हम शहर कायद की बात करें तो पिछले 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि अजीब किस्म की एक स्मेल, अजीब किस्म की एक बदबू पूरे शहर के कुछ इलाकों में जो है वो फैली हुई है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। कराची के साहिली इलाकों समेत चंद इलाकों में किसी चीज़ के गलने या सड़ने की बदबू महसूस की जा रही है। ये कुदरत का खेल है कि हर सीज़न में समुंदर अपने अंदर से चीज़ें साहिल पर फेंक देता है। आबी हयात के सड़ने की वजह से ये बदबू आ रही है। माहिर माहौलियात यासिर हुसैन, अब इस पर भी बात करेंगे क्योंकि कराची शहर में ये बदबू इस कदर आम हो गई है कि सोशल मीडिया पर हर बंदा इसका तज़किरा कर रहा है। साथ ही साथ हम देखें तो चीनी तजारती वफ्द का FPCCI का दौरा। चीन से आए तजारती वफ्द ने कराची में FPCCI के अहदेदारान से मुलाकात की और मुलाकात में बाहमी अमूर और 2 तरफ़ा तजारत पर तबादला ख्याल किया, इस पर भी बात करनी है। और साथ ही साथ बात करेंगे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का एक बरतबा फिर रेड लाइन BRT मंसूबा टाइमलाइन से पहले मुकम्मल करने का हुक्म। ये मंसूबा कराची के लिए गेम चेंजर है, हमें हर हाल में इसकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाना होगा। रेड लाइन BRT सिंध हुकूमत के लिए अव्वलीन तरजीह है और हमने देखा है कि इसको अव्वलीन तरजीह समझा भी जा रहा है, लेकिन देखना यह है कि किस तरीके से इसका जो तमाम तर तरक्याती मामलात हैं, तमाम तर जो रूट्स हैं, किस तरीके से अपने मुकर्ररा वक्त से पहले पूरे किए जा सकते हैं और कब तक पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ कराची की पहचान बनने वाला नक्शा कराची के नक्शे से मिटने के करीब। कई दहाइयों से कराची की पहचान रहने वाली यादगार इंतज़ामिया की नाअहली और अदम तवज्जुही का शिकार। अर्ज़ की तर्ज पर बनी यादगार का हुस्न और जाहो जलाल तेज़ जदीद तरक्याती कामों की नज़र हो गया। इस्लामिया कॉलेज फाउंटेन पर नस्ब ग्लोब कराची की ख़ास पहचान समझा जाता था। इस मकाम को ग्लोब यानी दुनिया के नक्शे वाली चौरंगी से जाना जाता था, इस पर भी हम बात करेंगे। और इन तमाम खबरों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अयाज राना और साथ ही साथ मौजूद हैं अशरफ खान। आप दोनों को सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर जी आप? अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बेहतर मौसम, लेकिन अच्छा नहीं है शहर कराची का। कल काफ़ी अच्छा था, कल हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, मौसम क्लाउडी था, बहुत अच्छा क्लाउडी, ऐसा लग रहा था कि बस बरस जाएगा, लेकिन मौसम बाहर जो गर्मी की हिद्दत थी वो महसूस हो रही थी। हमारी तरफ तो जब मैं शाम में घर गई हूँ तब भी बूंदाबांदी हो रही थी, जब मैं सुबह ऑफिस आई हूँ तब भी बूंदाबांदी हो रही थी, मौसम थोड़ा सा अच्छा था। लेकिन वही वाली बात है, हब्स की कैफियत ही, बस बारिश
होनी है नहीं होनी, इसके बीच में हम कहीं फंसे हुए थे। अशरफ भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे शंघाई कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो है ये शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें 8 ममालिक के जो सरबराहान हैं वो शिरकत करेंगे। इसमें भारत के वज़ीर शिरकत करेंगे। ऐसे इवेंट्स में पाकिस्तान का मुस्बत तासुर सामने आएगा और कॉन्फ्रेंस से समाजी इक़्तिसादी तरक्की की तरफ ममालिक देख रहे हैं। इस पर ज़रा बताइएगा कि 8 ममालिक के सरबराहान जब आपके मुल्क आएंगे, शंघाई कॉन्फ्रेंस होगी, तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? देखें, सबसे पहले देखें हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दिया जाएगा इसको, दे भी रहे हैं माहिरीन, और देखें कि इसका असरात जो है बहुत दूरस होंगे, क्योंकि बुनियादी वजह ये 8 ममालिक के जो लोग सरबराहान आ रहे हैं, और इसको अगर आप फोकस देखें तो पूरी दुनिया की जो मीडिया है वो इसको देख रही है। और पाकिस्तान में, क्योंकि जो सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान का, हमेशा से हम कहते आए हैं कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज हमें आगे बढ़ाना है, तो ये सॉफ्ट इमेज है और बहुत ही ज़बरदस्त इमेज है जिसका इम्पैक्ट जो मईशत पे भी होगा। इसमें देखें कि ना 2 तरफ़ा तिजारती माहिदे भी होंगे। बाकी हम वो अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जैसे कि शंघाई कॉन्फ्रेंस का अगर हम देखें तो उन ममालिक को क्या चीज़ चाहिए, किन किन चीज़ों में हम आगे बढ़ सकते हैं। और पाकिस्तान इस वक्त देखें SIFC जो बना है तो वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है मुख्तलिफ ममालिक को। तो यकीनी तौर पर जब शंघाई कॉन्फ्रेंस होगी तो प्रेजेंटेशन भी दी जाएगी, उसमें जैसे कि एग्रीकल्चर की बात की जा रही है, माइंस एंड मिनरल की बात की जा रही है, जैसे हम देख रहे हैं रिकोडेक की बात की जा रही है, फिर हम पेट्रोलियम साइड में देखा जा रहा है, बाकी दीगर सेक्टर हैं। क्योंकि पाकिस्तान में देखें, अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें अगर हम बेहतर कट ऑफ फील्ड अगर हम करें, जैसे पैदावार बढ़ाएं फसल की। चाइना इस वक्त टॉप पे है कि किस तरीके से आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, तो बहुत सारे उमूर पर बात होगी। और इस वक्त ज़रूरत भी है जो कि अगर हम रीजनल ममालिक में देखें सूरत हाल, जो कि आप देख रहे हैं कि एक मुल्क जो है दूसरे मुल्क पर अटैक भी कर रहा है, फिर ऑयल सप्लाई का कंसर्न हो रहा है, उसके ऊपर जब ममालिक ये बैठेंगे और वो एक दूसरे के मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं, तो उसके ऊपर सरबराहान जब फैसला करेंगे, यकीनी तौर पर उस पर मईशत भी अच्छी होगी। मईशत भी अच्छी होगी और ज़रूरत भी है। आज़ाद साहब, आप क्या कहेंगे इस कॉन्फ्रेंस पर? और मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं, जिस तरीके से बात करें कि हमारे पास बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, सरमायाकारी आएगी, तो बताएं क्या हो सकता है अगर हम इसको उसी तरीके से लें, या आप सोचें कि ये चीज़ हमारे लिए जिस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं कि एक पॉजिटिव इमेज जाएगा, अगर उसी तरीके से तमाम तर चीज़ें होती हैं तो पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, मेरी इस वक्त सबसे अहम जो मेरी नज़रें हैं वो जयशंकर जो इस वक्त आ रहे हैं इंडिया, हमारे जो रिवाइवल हम जिसको कहते हैं अपने मुल्क का, जो 77 साल से हम लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए, इस पिछले कई दिहाइयों से हमारी जो है ट्रेड बंद है। हमें सिर्फ दरवाजे खोलने हैं और हमारी गाड़ियों का जैसे पैसे हम लोग वाघा बॉर्डर से जैसे हमारा लोग इधर आमदोरफ्त हो जाती है, ऐसे ही हमें जो है ट्रेड हो सकती है। हमने ओवरऑल जहाँ तक जो आदादोशुमार देखे तो किसी और मुल्क के थ्रू, यानी कि डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हमारी जो ट्रेड हुई है $30 करोड़ की हमने इनके साथ सिर्फ अब तक इंडिया से ट्रेड की है। अगर हम इंडिया, चाइना, पाकिस्तान ये रीजन देखें, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना को मिला लें तो ये दुनिया की आधी आबादी बनती है। ऐसा है। 1.5 अरब से ज़ायद का ममालिक, 1.25 अरब की जो आबादी का मुल्क है चाइना, और 1.5 अरब से ज़ायद की आबादी है इंडिया। उसके पड़ोसी हैं हम। चाइना से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वो हमारे साथ बहुत ही करीबी ताल्लुकात जिसको कहते हैं, बरादर मुल्क है हमारा। अब कौन ऐसी ताकतें हैं जो हमें एक नहीं होने देती? ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके ऊपर ये बात की जा सकती है। अब देखें, ये वॉर तो नहीं हो सकती, ये जो जिस तरीके की वॉर देख रहे हैं हम इस वक्त मशरिक़ वस्ता की, 2 पड़ोसी आपस में इतना नहीं लड़ सकते। अब हम पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते ना, यही कहते हैं ना कि अब पड़ोसी आ गया, ये वो तो नहीं है कि किराए पे हम कहीं और चले जाएंगे। अब इनको स्मार्टली अगर हम सोचें, अगर दुनिया, हम पूरी दुनिया को इधर देखते हैं, यूरोप को देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं जो इतनी दूर है, हम इंटरकनेक्ट हैं। तीनों मुल्क के बॉर्डर्स आपस में मिलते हैं। चाइना, पाकिस्तान, पाकिस्तान से चाइना मिलता है, चाइना से इंडिया मिलता है, इंडिया से पाकिस्तान मिलता है, पाकिस्तान से चाइना मिलता है। तो पूरा एक यही, अगर आपस में एक दूसरे को टॉफ़ियाँ बांटनी शुरू कर दें ना, एक टॉफ़ी की भी, तो आप सोचें कि वो फैक्ट्री, उसकी पास मार्जिन कितना है। तो इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसके अंदर सबसे अहम होता है कि पाकिस्तान, एक तो ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं, हम ट्रेड चाहते हैं, हम अपनी तरक्की भी चाहते हैं, हम इस रीजन की भी तरक्की चाहते हैं। अब ये जो तमाम लोग हैं, जहाँ तमाम वो मुस्लिम ज़्यादातर इसके अंदर वो रियासतें आ रही हैं जो रशिया से अलग हुई हैं, अब
मेन इसके अंदर एक रशिया जो है वो भी एक मुल्क है जिसके साथ अब इंडिया के ताल्लुकात पहले बहुत अच्छे माने जाते थे। इंडिया के पास जितनी भी पहले टेक्नोलॉजी थी वो रशियन टेक्नोलॉजी थी, चाहे उसके फोर्सेस के पास, लेकिन अब वो शिफ्ट हो चुके हैं यूएस की तरफ या यूरोप की तरफ। लेकिन अब उनको भी चाहिए कि वो अपने पुराने ताल्लुकात के ऊपर, अगर ऐसी कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर जब फोकस होता है तो हम इन चीज़ों से सबसे अहम चीज़ है कि अपने ताल्लुकात इस्तवार करने में ये बहुत अहम किरदार है। अब जो वज़ीर ख़ारजा वहाँ से आ रहे हैं, मेरा फोकस मैं कहता हूँ कि दुनिया इस वक्त वही देख रही है, चाहे इंडियन मीडिया हो चाहे पाकिस्तान मीडिया हो। वहाँ से तकरीबन 100 से ज़ायद का कह रहे हैं कि डेलीगेशन पहुँचे, जिसमें सहाफ़ी भी बहुत ज़्यादा इस वक्त इंडिया और रशिया से आए हैं इस दफ़ा इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो ठीक है, क्रॉस फिंगर्स है हमारी, इंशाल्लाह हमारे लिए अच्छा ही होगा, बेहतर ही होगा। हम बात कर रहे हैं और हमारी तमाम तर जो नज़रें हैं वो इसी पर हैं कि सरमायाकारी मुल्क में हो, मुल्क में बिजनेस आए, हम भी ट्रेडिंग का अमल दोबारा से शुरू करें। और जिस तरीके से आज राना साहब बात कर रहे थे कि अब जो है वो दौर नहीं है कि आप लोग जो हैं वो तलवारें निकाल के जंग लड़ें, क्योंकि मिलकर काम करना है, एक दूसरे की तरक्की के लिए काम करना है, तो ही हर मुल्क जो है वो तरक्की पजीर मुल्क बन सकता है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जो कि पाकिस्तान में हो रही है पहली बार, जिसमें 8 ममालिक के सरबराहान जो है वो शिरकत कर रहे हैं। और इसी पर हम बात करें कि किस तरीके से जो है वो ट्रेडिंग का सिलसिला शुरू हो सकता है, किस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रही है। एज भाई आप बात कर रहे थे, बात कंटिन्यू कीजिएगा। देखें, जो मैं बात कह रहा था ये क्योंकि हम एक दहशतगर्दी से निपटते आए हैं, हम हमारी एक जो स्ट्रेटजी हम जिसको कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक, हमारी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है इस रीजन के अंदर। जैसे मैं कह रहा था कि हमारे बॉर्डर्स जो है वो हर जगह से मिल रहे होते हैं। एक साइड अगर इस तरफ ऐसी है तो दूसरी साइड पर अफ़गानिस्तान, ईरान हमारी तरफ हमें देखता है। तो जैसे अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड जो बात कर रहे थे, अशरफ भाई भी ये बात कह रहे थे कि हम दहशतगर्दी से एक तो निपटते भी रहे, दहशतगर्दी का हम शिकार भी बहुत हुए। हमने तकरीबन 90,000 से ज़ायद अपने फ़ौजी और शहरी जो हैं इस जंग में हमने गवा दिए हैं जाने। और उसके बाद हम स्टेबिलिटी की तरफ आए हैं। हमने अपनी इकनॉमी तबाह हुई है हमारी इसके पीछे। लोग हमसे जो ट्रेड करते थे, लोगों ने जो हमारा पड़ोसी मुल्क जिससे मैं बात कर रहा हूँ, भारत, इंडिया से हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन वही हमें जो है दुनिया के सामने ये प्रेजेंट करता है कि हम दहशतगर्द मुल्क हैं। उसके यहाँ जो दहशतगर्दी है वो करते हैं, हमारे यहाँ से होती है। लेकिन हम ये बात कहते हैं कि हम खुद इसका शिकार हैं। हमने दूसरों की जंग में भी अपने आप को जो है वो झोंका है, बिल्कुल ऐसे। और उससे हमारे पड़ोसी हमसे नाराज़ हैं। लेकिन हम ये बात समझाना चाहते हैं कि अब वो सब टाइम निकल चुका है। अब लोगों की ये बात सामने वाज़े है कि हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, फाइनेंशियली तौर पे भी, इंसानी तौर पे भी अपने, और शहरियों ने भी और फोर्सेस ने भी। फोर्सेस फ्रंट लाइन पे थी। यहाँ पे वो दिन भी सबको याद होगा कि हर जुम्मा और हर ऐसा दिन था जिसकी हर नमाज या कौन सी मस्जिद, कौन सा मज़ार ऐसा नहीं था जहाँ ब्लास्ट होते थे। हमने उससे निपटा है। हमारी फोर्सेस ने दिन रात इस पर मेहनत की है। अब जाके फिर जब स्टेबिलिटी की तरफ हम जैसे ही बढ़ते हैं उसी वक्त फिर से ऐसी चीज़ें हमें नज़र आती। लेकिन देखें, अब इसके एजेंडा सेट होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को जहाँ दहशतगर्दी है वहाँ बहुत सारी चीज़ें हम अभी, जैसे अशरफ भाई कहते हैं, क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पास। ये तो हम आपस में एक दूसरे से बात करके निपट सकते हैं, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज ऐसी चीज़ है जिसपे हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो एक हम उसके क्लाइमेट चेंज के अंदर सबसे अहम चीज़ ये है कि हम विक्टिम ही बन रहे हैं। हमारा शेयर दुनिया के अंदर आलूदगी फैलाने वालों में 0.5% या 0.1% भी नहीं आता, और हम उससे सबसे ज़्यादा हम उससे मुतासर होने वाले मुल्कों में शामिल हैं। हमारे यहाँ गर्मी बढ़ चुकी है। हम कराची शहर में जो बातें कर रहे हैं, हम ये जो अक्टूबर का जब इस वक्त का जो ये सीज़न होता था तो इस वक्त रातें बहुत अच्छी हो जाती थी, लेकिन इस वक्त रातें भी गर्म हैं। आज भी मौसम अगर आप क्लाउडी देखते हैं लेकिन रातें गर्म हैं। हम क्लाइमेट चेंज का शिकार हो रहे हैं। हम दुनिया से ये बात कहने के लिए ये वो फोरम्स हैं जिसके ऊपर बड़ी बात की जा सकती है। ये अब बहुत कहने को बहुत आसान है कि ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, हमारे लिए चीज़ें आसान हो रही हैं, लेकिन जिन्होंने इस चीज़ों से फ़ायदा उठाना है वो लोग, हमारे वज़ीर आज़म, हमारी हुकूमत, उनको अपना मुद्दा, अपनी फ़ाइट करनी है और अपना वो तमाम जो पॉइंट्स हैं वो दुनिया के सामने रखने। यही नहीं कि हम सिर्फ जो है चाइना से ही
ये फोकस करें कि हम सी पैक ही पूरा दोबारा से उसके देखिए सी पैक के लिए भी बातें हो रही कि वो जो सी पैक जो इस वक्त बिल्कुल ही फ्लैट नज़र हमें आ रहा है कि एक रोड बन गया है, उसके बाद इंडस्ट्री जोन बनने थे, उसके ऊपर इंडस्ट्री लगनी थी, वो अब तक हमें नज़र नहीं आ रहा। अब इनके बाद ये जो फेसेस हैं इसके अंदर उनके देखें फर्स्ट जो है प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर हैं, शी जिनपिंग तो नहीं आए, वो जो हैं वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उनके सेकंड यहाँ पे मौजूद हैं। कल उनका पुरतबाक इस्तकबाल हुआ, वज़ीर आज़म ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया, वो एक दिन पहले आ चुके हैं, कल उनकी तमाम मुलाकातें हुई हैं, सी पैक के ऊपर भी तफसीलन बात हो रही है। अब इंडस्ट्री की तरफ हमें जाना है, इंडस्ट्री हमारी लगनी इस वक्त हमारी अहम सबसे बड़ी ज़रूरत है, लेकिन वो इंडस्ट्री जो हमें जल्द ही हमें ज़र मुबादला शुरू कर दे। ये नहीं कि हम पावर प्लांट्स की तरफ दोबारा चले जाएं या हम दोबारा कोई रिफाइनरी के ऊपर जा रहे हैं। हमें अब बहुत जल्दी ऐसी चीज़ों पे काम करना है जिससे हम जल्द से जल्द डॉलर की जो शॉर्टेज है या ज़र मुबादला हमें फौरी तौर पे कमाना है। ठीक है अशरफ भाई, जिस तरीके से आज भी बात करें, आप बताइएगा कि जिस तरीके से अगर हम क्लाइमेट चेंज देखें या हम सी पैक की बात कर लें कि सी पैक एक दौर था जब स्टार्ट हुआ था, तब ये कहा जाता था कि गेम चेंजर है पूरे पाकिस्तान के लिए। उसके बाद हमने देखा कि इसका काम स्लो हो गया, जैसे जैसे हुकूमतें तब्दील हुई, काम जो है पिछली हुकूमतों के जो भी आप कह लें कि जो काम होते हैं करने वाले वो रोक दिए जाते हैं, अपने नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए जाते हैं। अब मुझे बताएं कि ये दोबारा से अगर ये तमाम तर मामलात हो रहे हैं तो कितनी जल्दी हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि चीज़ें ट्रैक पर आ जाएंगी? देखें अभी जो फोकस देखें तो चाइना के जो वज़ीर आज़म आए हैं और जैसे आज़म ने बोला तो सी पैक भी पाइपलाइन में, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने पूरा प्लान करके उसके ऊपर आगे बढ़ी। ये जो हम बात कर रहे हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस की, इसमें देखें ममालिक कौन से हैं? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, कागिस्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान। अब ये 8 ममालिक हैं और इसमें हम देखें इन 8 ममालिक में तो इसमें क्या इश्यूज़ हैं? इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, उनका ट्रेड के कुछ इश्यूज़ हैं। फिर चाइना चाह रहा है कि इन ममालिक तक हमें रीजनल जो एशियन ममालिक हैं वहाँ तक अपनी प्रोडक्ट पहुँचाएँ। उसके साथ साथ देखा जाए क्लाइमेट चेंज जो हमारा सबसे बड़ा इशू है, जो हम देख भी रहे हैं क्लाइमेट चेंज के असरात, तो ये तमाम ममालिक ये अहद करते हैं कि हम किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को अपने अपने मुल्क में कैसे बेहतर कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के लिए ज़रूरी है कि हम वो सारे इश्यूज़ देखें, इंडस्ट्री से जो नुकसान हो रहा है माहौलियात को, उसको ठीक करना है, बाकी जो एयर पोल्यूशन है उसको ठीक करना है, बाकी आपको दरख्त जैसे कि आपको बहुत सारे गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किए थे, तो इस तरीके से आगे बढ़ना है। अब ये तमाम 8 ममालिक अगर मिलकर करेंगे तो अगर आप देखें पूरा 1 बेल्ट 1 रोड जो था सी पैक, उसका क्या था? अगर ये ममालिक देखें तो पूरा आपको सी बेल्ट को कवर करना था और सबसे इम्पोर्टेंट था आपका कराची गवादर पोर्ट। कराची के 2 पोर्ट हैं, केपीटी है, पोर्ट कासिम है, फिर गवादर का पोर्ट है, फिर गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका कल इफ्तिताह किया गया है। और अब आप देखें ना कि जब आपकी इन फ्लाइट जोन इन होगी, फिर बाकी आपका ट्रेड बढ़ेगी, तो आपको इन आउट के लिए आपको सिस्टम चाहिए और जदीद टेक्नोलॉजी से ही हम आगे बढ़। हम ये समझ रहे हैं कि हमारे पास अगर ट्रेड है, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो आप कितने कंटेनर, 4000 कंटेनर, 4500 कंटेनर डेली हैंडल कर रहे हैं। लेकिन जब सी पैक का जब उसका पूरी दुनिया का आप सोचें ना, 1.5 अरब की आबादी है चाइना की, 1.5 अरब, और वो दुनिया को अपनी प्रोडक्ट दे रहा है। दुनिया से मुराद तमाम जो 160 ममालिक हैं उनको अपनी प्रोडक्ट उसने पहुँचानी है। अब उसको क्या है फ़ायदा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो जब सी बेल्ट से आता है, दुबई अपना माल पहुँचाता है, तो उसको यहाँ पाकिस्तान से बहुत शॉर्ट पड़ रहा है और उसकी कॉस्ट भी कम पड़ रही है। तो इसलिए वो सी पैक में आया था और पाकिस्तान को फोकस किया था, लेकिन जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको अच्छा नहीं लगा था। और उसके बाद आप देखें कि जैसे चाइनीज़ हैं और ये सारे हैं तो उनकी सिक्योरिटी कंसर्न्स भी आए, लेकिन वो माशाल्लाह हमारा ऐसा दोस्त है कि वो आगे बढ़ रहा है। पहले हम गए, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, अब अगला फेज़ गया, फिर आप गए किस पे गए? पावर जनरेशन पे हम आए जो हमें ज़रूरत थी। अब तीसरा फेज़ है इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब उस पर भी मुख्तलिफ खबरें दे रहे हैं, लेकिन हमारी फोकस है स्पेशल इकनॉमिक जोन। वो जब बनेंगे वहाँ की कंपनीज आके यहाँ लगाएंगी, तो आप देखें ना हमने लास्ट किया था कि जो चाइनीज़ सीखें, चाइनीज़ ज़बान, तो उससे क्या होगा कि आप उनकी ज़बान सीख के, क्योंकि वो इंग्लिश में ज़्यादा, चाइनीज़ ही वो उसमें वहाँ पे उनकी लैंग्वेज के, अगर आप सीखेंगे आपको नौकरी भी आसानी से मिलेगी। इवन कि यहाँ अगर इंडस्ट्री लगी यहाँ भी मिलेगी, अगर आपको वहाँ जाना है तो आपको वहाँ पे भी चाइना में भी जाके आप नौकरी कर सकते हैं। जैसे आप बात करें ना, सॉरी अशरफ भाई आपकी बात काटती हूँ, इसी हवाले से हमारे पास एक और ख़बर भी थी जिस पर चीनी तजारती वफ्द का जो है वो FPCCI से का दौरा, और उन्होंने जो है वहाँ पर मुलाकात भी की आला अहदेदारान से। उनका कहना यह था कि चाइना जो है वो पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी रखता है।
पाकिस्तानी मसनूआत के 10 शोबों में सरमायाकारी के ख्वाह हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, चिकन और गोश्त की डिमांड है। पाक चीन बिजनेस फोरम के चेयरमैन शब्बीर हुसैन मंशा ने भी खिताब किया। अब ये जो तजारती वफ्द का FPCCI का दौरा था, ये भी आप कह लें कि जिस तरीके से हम बात करें शंघाई कॉन्फ्रेंस की, उसी से रिलेटेड था। इसके हवाले से भी जो है वो साथ ही साथ बताइएगा हमें। देखिए, जो फेडरेशन हाउस में अहम मुलाकात हुई है, पूरी चाइनीज़ डेलीगेशन जो है, ट्रेड का तिजारती वफ्द वो आया, और एक और पाकिस्तान का तिजारती वफ्द जो फेडरेशन हाउस एपेक्स बॉडी है उनके साथ मुलाकात हुई। 1-to-1 मीटिंग थी। अगर हम फुटेज देखें तो आमने सामने बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी जो है चीज़ें बताई, जो चाइनीज़ के ट्रेड के उसके सदर थे, और मेन ये है कि वो टीम थी जो कोर टीम है जो ट्रेड करती है क्रॉस बॉर्डर। और पाकिस्तान के कौन से हैं, पूरी टीम फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट थे, और पाक चाइना बिजनेस फोरम के जो चेयरमैन है शब्बीर हुसैन मंशा, वो भी बैठे हुए थे। और ये जो ट्रेड हुई, उन्होंने पहले बात की कि पहला फेज़ जो था इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ गए, अब हमें ट्रेड बढ़ानी है। सबसे ट्रेड की जब हम बात करते हैं, ये समझना होगा सिर्फ हम चाइना से इम्पोर्ट नहीं करना है, पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट हैं वो हमें वहाँ तक पहुँचानी है। जैसे हम देखें चाइनीज़ जो हैं वो मतलब कि आप बहुत सारी जो प्रोडक्ट हैं वो इस्तेमाल करते हैं, बाहर से भी मंगाते हैं, इंडिया से भी आते हैं इधर। तो हम जब दोस्त मुल्क हैं तो क्यों ना पाकिस्तान से ट्रेड करें। तो जैसे कि एग्रीकल्चर की बात की, दीगर सेक्टर की बात की, तो उसमें यह है कि अगर हम देखें एग्रीकल्चर में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है चाइना के साथ मिलकर हमें अपनी कट ऑफ फील्ड यानी फसल की पैदावार बढ़ानी है। यानी उसी ज़मीन पे जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं गंदम की, चावल की, दीगर, अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तभी हम फ़ायदा कर सकते हैं। अब वही प्रोडक्शन पे रहे तो पाकिस्तान की डिमांड भी पूरी करनी है, फिर हमें एक्सपोर्ट भी करनी, उसके लिए हमें कट ऑफ फील्ड बढ़ानी होगी। तो ये बहुत अच्छी ट्रेड के लिए इनकी बात हुई है। उन्होंने कहा हम 10 सेक्टर में पाकिस्तान में हम सरमायाकारी करना चाहते हैं। और अभी पहला मैं बताऊं कि जो जा रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी अनाउंस होगा। इसके बाद जो चीनी वज़ीर आज़म जो आई है खबर के ना माइंस एंड मिनरल में तकरीबन $2 अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी होने जा रही है। बाकी दीगर सेक्टर हैं, पोर्ट्स पे भी होने जा रही है। अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं, बस दुआ ये है कि हम ऐसे ही आगे बढ़ें और कोई मुश्किल ना आए। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। और जब भी, जैसे हम बात भी कर रहे थे प्रोग्राम में, कि जब भी इस तरह पाकिस्तान जो है वो ट्रैक पर चलना स्टार्ट करता है तो उसको डी ट्रैक करने की बड़ी कोशिश की जा रही होती है। तो वो वाले मामलात भी हमने देखने हैं, और साथ ही साथ हम उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसमें सरमायाकारी आएगी। पाकिस्तान जो है वो दोबारा से, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बंद हो गई थी, वो वहाँ पर दोबारा से सिलसिला शुरू होगा और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बेहतर होगी। मज़ीद खबरें भी हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात हम कर रहे थे कुछ अच्छी खबरों की, कुछ वो कहते हैं ना उम्मीद पर दुनिया कायम है, और एक पॉजिटिव होप हो आपको कि पाकिस्तान जो है वो बेहतर होगा। तो इससे अच्छी खबर आपका दिन स्टार्ट करने के लिए कोई और नहीं हो सकती है। मगर कुछ और मज़ीद खबरें जो हमने प्रोग्राम में ऐड करनी है, तो देखें अगर हम, तो सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का एक मरतबा फिर रेड लाइन BRT मनसूबे को वक्त से पहले ख़त्म करने का हुक्म। रेड लाइन BRT का मकसद ट्रैफिक के दबाव को कम करना और लाखों कराची वालों के लिए एक पायदार काबिल एतमाद ट्रांसपोर्ट का हल फराहम करना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत ने रेड लाइन BRT मनसूबे पर महकमा ट्रांसपोर्ट और स्टेक होल्डर्स का एक आला सतही इजलास भी किया। अब साथ ही साथ हमारे पास एक और ख़बर भी है कि अगर हम BRT के प्रोजेक्ट की ही बात कर रहे हैं, वहीं पर जो कराची की पहचान बनने वाला नक्शा है, जो अगर अक्सर आप लोग जो कराची के शहरी हैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो जो एक ग्लोब चौरंगी बनी हुई है, उसको जो है हमने देखा है कि उसको उसके हालात जो है ना वो रेड लाइन BRT सिंध हुकूमत के लिए, सॉरी खबरें मेरे पास थोड़ी सी आगे पीछे हो गई हैं, लेकिन वो जो ग्लोब बना हुआ है हमने देखा ये है कि वो भी उस कहीं ट्रैक में आ रहा है, जिसकी वजह से जो है उसका लोग जो है वो शायद वो चौरंगी भी जो है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसकी क्या तफसीलात हैं ये हम अशरफ भाई से लेंगे। अशरफ भाई ज़रा आगाह कीजिएगा। जी, BRT लाइन सर्विस जो बन रही है सफूरा से लेके अगर जा रहे हैं तो इस्लामिक कॉलेज के बाद एक ग्लोब था जो कि एक सिंबल था कराची का। लोग जाते थे, पुराने अगर ड्रामे देखें या फिल्में देखें तो उसके सामने से कराची का वो दिखा रहे होते थे, जाके वो आते थे, गानों में भी बहुत आया है। तो वो ग्लोब का ये पहले जब हमने ये 2022 में जो खबर का अपडेट दिया था उस वक्त हमारे पास ये आई थी वो ग्लोब को हटा के कहीं और लगाएंगे क्योंकि वो सिंबल है। लेकिन कल जो हमारे पास खबर आई है उसमें यह आया है कि ये कहा जा रहा है कि वो इसका खस्ता हाल हो गया क्योंकि जो माशाल्लाह जैसे काम होता है उन्होंने ग्लोब का वो तोड़ना शुरू किया साइड का, तो उसको भी डैमेज किया। तो अब ये कह रहे हैं कि वो निकाल के ले जाने में वो टूट सकता है, तो यानी कि उसको फिर तोड़ दिया जाएगा। अब ये जो कंसर्न है कि जब आप ये स्टार्ट कर रहे थे तो जो चीज़ें देखते हैं, प्लान करते हैं, आप सफूरा से आ रहे हैं,
पूरा यूनिवर्सिटी रोड, आपने इससे पहले यूनिवर्सिटी रोड पूरी बनाई, सबसे महंगी यूनिवर्सिटी रोड बनी, याद होगा आपको, सर्विस लाइन बनी, यूनिवर्सिटी रोड बनी, अरबों रुपए खर्च किए। जब आपको रेड लाइन लानी थी या ऐसा कुछ करना था तो बी प्लान कि हमें क्या करना है। 10 साल का प्लान होता है कोई भी, अगर हम 2 साल का कोई प्लान नहीं होता है, ऐसे बिल्कुल 10 साल का प्लान होता है। आप उस पर काम करते हैं। अगर आपको वो रोड बनानी थी तो आपको 10 साल सोचना चाहिए था कि 10 साल ये रोड रहे। वो बने हुए कितना टाइम हुआ, उसके बाद रेड लाइन का सफूरा से लेके एक साथ अब माशाल्लाह से काम करने, मतलब 1.5 साल तक काम बंद रहा। ऐसे अब सर काम तेज़ करने का कहा जा रहा है, और क्योंकि बीच में निगरान सेटअप भी आया, वो भी साल पहले, जिसकी वजह से ये काम रुक गया था। लेकिन अब शर्जील इनाम मेमन जो सीनियर मिनिस्टर भी हैं, अब वो फोकस कर रहे हैं कि पहले यही लाए थे कराची में बसेस, अब यही लाए थे कि BRT को तेज़ी से काम करें। अब मसला ये है कि देखें, आप जितना डिले करते हैं ना उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ऐसा ही है। अब वो कॉस्ट तो बढ़ रही है, अब बेयर किसने करना है, गवर्नमेंट ने या कर्जा जो वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं। लेकिन उस बीच में जो जितनी ये डिले हुई और जो डैमेज हो, क्योंकि वहाँ प्रोफेशनल तो काम नहीं कर रहे ना, उन्होंने जाके, उसको नहीं पता है ग्लोब क्या है, उसने उसको तोड़ते तोड़ते फुटपाथ को ये सब तो उसको डैमेज कर दिया। अब जब उसको ग्लोब को अगर क्रेन से भी उठा के लेके जाएंगे, यकीनी तौर पर वो टूट जाएगा, क्योंकि उसका जो बेस है वही डैमेज हो गई है। अब ये कौन लोग थे इसमें जो लोग काम कर रहे थे, उसको या तो वो जो ठेकेदार है या कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर पे आज ज़्यादा बात कर लेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्टर जो है उसका जिम्मेदारी बनती है कि उसको एज इट इज़ उसको वैसे ही वहाँ से उठाएं, और जहाँ भी प्लान करना है दूसरी जगह जो लगाना है, क्योंकि BRT सर्विस अगर हम देखें, ये जाके आपको कहाँ, जो कादिर मज़ार से यानी कि पीपल्स चौरंगी से राइट मोड़ना है और उसको मिलाना है आपको किससे, ग्रीन लाइन से। अब ये पूरा प्लान है, अभी तो हम वहाँ पे लाके सिर्फ रोका हुआ है इस्लामिक कॉलेज के पास। अब जब आके ये आगे बढ़ेंगे तो ग्लोब यहाँ से निकलेगा, आगे पीपल्स चौरंगी वो भी कटेगी, फिर उसके बाद आप जाएंगे कादिर मज़ार से राइट, जो आपको ग्रीन लाइन ट्रैक पे जाना है। अब इसका कहाँ कहाँ होगा, ग्लोब कहाँ जाएगा, इसके लिए उनको बैठ के प्लान करना है। लेकिन जो पहली खबर आई थी, ये फिर से मैं बता दूँ कि ये बोला गया था ये ग्लोब जो है सिंबल है, कराची की निशानी है, तो इसको उठा के कहीं और इसको सेटल डाउन करेंगे। लेकिन अब जो कल रिपोर्टर ने दी है, तो अब वो कह रहे हैं कि वो डैमेज हो गया, तो वो टूट जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। जिस तरीके से हम लोग आया से बात भी कर रहे हैं ना, अक्सर ऐसा होता है दुनिया भर के ममालिक में प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं, हम देखते हैं कि अगर वहाँ पर उन प्रोजेक्ट्स के बीच में कुछ दरख्त भी आ रहा होता है ना, तो वो कोशिश करते हैं कि इस दरख्त को बचा लिया जाए। वो कोशिश कर रहे होते हैं, कोई घर है, कोई पार्क है, कोई किसी जानवरों के रहने की जगह है, तो वो प्रोजेक्ट जिस तरीके से अशरफ भाई भी बात करते हैं ना, प्लान इस तरीके से किया जाता है। हमारे यहाँ तो पूरी आबादियाँ ख़त्म कर दी जाती हैं, भाई हमने प्रोजेक्ट लेकर आना है, वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं होता। देखिए, आबादियाँ और ये सब तो स्टेट की प्रॉपर्टी है। जब आपको ये जो आपकी जब सड़कें बन रही होती हैं और जब उनको आपने कुशादा करना होता है, तो ये आपकी 50 साल की जो है वो प्लानिंग होती है। अब ये जो ग्लोब है, ये सबसे पहले जो इसका शिकार हुआ, ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर जब बना, मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में जब ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना था, तो ये उस वक्त यहाँ पे राउंड अबाउट होता था। मेरी भी एक तस्वीर बचपन की इस ग्लोब के आगे बनी हुई है, वो उसी को यादगार रखिएगा, बस वही यादगार है। जब ये कल खबर चली, मैं उसको ढूंढ रहा था, वो मुझे मिली नहीं। मेरे बचपन की तस्वीर में उस ग्लोब के आगे खड़ा हुआ अपने भाई के साथ, वो मुझे जब ये खबर चली तो वाकई में ये एक आपकी सिंबॉलिक, बच्चे बड़े इसको फैसिनेट होते थे उस वक्त देखते। उस वक्त हमारा बचपन में तो ये चीज़ें नहीं थी, जो बच्चों को ये आईफोन और ये चीज़ें वो समझ नहीं आती। तो वो दुनिया का नक्शा इतना बड़ा देखना, वो हमारे लिए एक जो है ना एक अट्रैक्टिव होता था, उस पर हमारी तस्वीर भी बनी। अब 2017 में तो ये जो कमाल हुआ कि वो सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना, तो उस वक्त उसको सेव करके दोबारा से इसको रिस्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करके इस पर पेंट भी उसी वक्त हुआ, उसको दोबारा, अब जो उसकी खस्ता हाली है उस पर पेंट भी उसके बाद नहीं किया गया, उसको इग्नोर रखा गया। अगर वो मेंटेन होता रहता तो आज अगर उसको शिफ्ट भी करना होता तो वो शिफ्ट हो सकता था। तो इतनी अब बात सारी ये है, इतने बड़े ग्लोब को किस हमारे शहर से वैसे ही राउंड अबाउट ख़त्म कर दिए गए हैं, क्योंकि सड़कें बनाई जाएंगी तो अब उसको ले जाके रखेंगे क्या। मेरे ख्याल से मुर्तज़ा वहाब साहब अपने KMC की जो बिल्डिंग है उसके आगे उसको अब लगा लें तो वही एक जगह बची है, उनका जो पार्क है उसके अंदर। तो एक सिंबॉलिक ये होगा कि कराची की एक निशानी उनके पास चली गई, उन्होंने उसको सेव कर लिया, हेरिटेज बन जाएगा वो हमारा। लेकिन जैसे आप हेरिटेज की बात करें, हमने देखा है इतनी पुरानी चीज़ें, इतनी पुरानी यादगार दुनिया बाकी ममालिक में तो बिल्कुल सेफ एंड साउंड रहती है। हमारे यहाँ हम 2 साल नहीं निकालते, 10 साल नहीं निकालते किसी चीज़ के पास साथ, और जो चीज़ें रह गई हैं हमारे पास अब वो भी इतनी खस्ताहाली का शिकार हैं कि हम उन पर भी काम नहीं करते हैं कि बस चलो ठीक है तो यही पुरानी। देखें, आप ये दुखती रग पे हाथ रख देती तो फिर बात ये आ जाती है कि
हुकूमत कोई भी काम किसी कॉन्ट्रैक्टर से कराती है। जब कॉन्ट्रैक्टर से आपने लेने 40% किक बैक है और फिर 60% में उसने काम भी करना है, चीज़ें भी निकालनी है, तो वो फिर जो आप बात करेंगे क्वालिटी ऑफ वर्क कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अच्छा एस भाई, आपकी बात के साथ एक और बात भी ऐड करूँ, लिटरली मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो ये काम करते हैं और वो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने प्रोफेशनल हैं कि उनका प्रोफाइल आप देखें तो आप कहते हैं यार बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है और वो वाकई कुछ करना भी चाहते हैं, वो इतना मार्जिन भी नहीं रखते। लेकिन आप टेंडर्स, वही वाली बात है, आपने 10 साल से कोई 3-4 ठेकेदार रखे हुए, पिछले 50 साल से आपने उन्हीं को ठेके देने हैं, उन्हीं से बनवाना है, उन्हीं से अपना जो है वो प्रॉफिट भी लेना है। तो मुझे बताएंगे अगर इसी तरीके से काम चला तो शहर तो अगले 5-10 साल में वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। वैसे एक चीज़ यहाँ पे बताऊँ, वो ठेकेदार तो इनको उंगलियों पे ही याद होंगे, ये तो वैसे भी पर्सनली भी जानते हैं। बात देखिए, वो जो आपकी वाली बात है कि नहीं, ऐसे नहीं है कि नए लोग नहीं आते, नए लोग भी इसमें आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। आपके पास जितनी सिफारिश होगी उतना नया आदमी कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है। कॉन्ट्रैक्टर के लिए आपके पीछे एक बड़ी सिफारिश होना, शहर में एक सियासी सिफारिश होना, हुकूमत वक्त की सिफारिश होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको नहीं मिलता कॉन्ट्रैक्ट। या फिर आप बहुत बड़े ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हों कि आपकी एक लीगल टीम हो, जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ वो कोर्ट से जाके आपको जो है वो डराने की शुरू कर देते हैं इदारों को, तो उनको भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। तो ये ब्लैकमेलिंग भी होती है इसके अंदर सिफारिश भी चलती है, इसके अंदर हुकूमत वक्त के रिश्तेदार भी होते हैं, वाया पहुँच के अगर आप उसका पकड़ना चाहें तो बहुत सारे MNAs, बहुत सारे MPAs, बहुत सारे आपको चीफ मिनिस्टर के जान पहचान चचा के बच्चे और उनके बच्चे मिल जाएंगे। खैर ये बहुत बड़ा एक सारे इदारों के अंदर ऐसे ही चलता है। बात जो हम कर रहे थे कि क्योंकि अब 60% जो उसके पास पैसे हैं उसमें उसने मटेरियल भी लेना है, उस पर अपना प्रॉफिट भी कमाना है। ऐसी दुनिया में लोग जो हैं वो जब ऐसे काम होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो इनको ना आंखों में चमक होती है। जब अगर सबसे अहम काम जो है ना लोग समझते थे कि PWD जो हमारा इदारा बंद होने जा रहा है, वज़ीर आज़म कहते हैं कि करप्शन की गढ़ है, बिल्कुल ही ऐसा है, क्योंकि ये वाहिद इदारा है जिसमें MNA फंड जो है वो पहले अनाउंस होता है, पहले वो आता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो अनाउंस होते हैं। बाकी KMC के काम हो वो सब वो फ्री में कहते हैं पहले लगा दो, उसके बाद देखेंगे तुम्हें पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते। तो ये भी एक बड़ा मसला है। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बेचारा अपनी जेब से पैसे भी लगाता है, रिश्वत भी पहले एडवांस दे देता है, पैसे मिलेंगे और फिर वो उसको कब मिलेंगे ये कुछ नहीं पता। आज भी पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो धक्के खा रहे हैं क्योंकि वो बोलते हैं भाई हमारी गवर्नमेंट तो उस वक्त थी नहीं, उसकी गवर्नमेंट थी, हमें क्या पता आपने क्या काम किया। तो ये मसाइल हैं, जो चीज़ें ना आप जब बात जो कर रहे थे वो कहीं और चली गई, लेकिन अब वो ग्लोब बेचारा अल्लाह करे वो बच जाए, बचाना चाहे तो हो सकता है। ये नहीं है कि अगर इसको टेक्निकली एक्सपर्ट्स हमारे अगर वो इस्तेमाल करें इसको, PW से इंजीनियरिंग काउंसिल के लोग इसमें शामिल किए जाएं, वो आएँ उसको देखें, तो अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, थोड़ा पैसा लगेगा तो जो हमारी हुकूमत के पास है नहीं। अच्छा, एक हुकूमत के पास पैसा नहीं है, दूसरा मैन पावर नहीं है, तीसरा विल नहीं है, कुछ ना कुछ वो कहते हैं ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा, मतलब आप कुछ कोई विल भी तो हो करने की। अब जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने देखा 2-3 दिन से कराची शहर में के कुछ इलाकों में हमने देखा कि वो एक बदबू सी फैली हुई है। लास्ट ईयर भी ये था, इस ईयर भी जो है ये हुआ। साथ ही साथ अगर हम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो उन्होंने कहा है कि अब जो है वो फुटपाथ पर जो है जो लोग कचरा फेंकेंगे, जो रेस्टोरेंट्स, उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस पर भी बात करेंगे। अब वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात हम कर रहे थे कराची की गंदगी के हवाले से, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कराची शहर में डेंगू वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं कि कराची शहर में पिछले 2 दिन से एक बदबू फैली हुई है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। उसके साथ साथ अगर हम देखें, कराची से कचरा उठाने की जिम्मेदारी है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये एक इदारा है, उसकी जिम्मेदारी होती है। हरे कलर की ना उनकी गाड़ियाँ होती हैं जो आती हैं और कचरा उठाती हैं, और उन्होंने जो है वो पठान बिल्कुल नहीं रखे हुए, ठीक है। तो ये कराची से कचरा उठाते हैं। अब मसला ये है कि कराची से कचरा उठ नहीं रहा, लेकिन इन्होंने ऐलान किया है कि रेस्टोरेंट के बाहर जो भी जो हम देखते हैं फुटपाथ बने हुए होते हैं, वहाँ पर जो खाना खाया जाता है वहीं पर जो है गिरा विरा कर कचरा फेंक कर चले जाते हैं लोग। तो उन्होंने कहा है कि जो रेस्टोरेंट्स अपने फुटपाथ पर कचरा फेंकेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इस तमाम सूरत हाल पर, यानी कि कराची की गंदगी पर बात करने के लिए आज राना और अशरफ भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी ऐसे ही बताइएगा ये।
किस चीज़ का? ये कि कचरा बताऊंगा, डेंगू गंदगी बताएंगे, तीनों अच्छा, चीजें समंदर बताएं। की पहले बात बताता हूँ आपको। समंदर देखिए, मूनसून सीजन जब ख़त्म होता है उसमें हाई टाइड्स होती हैं हमारी, बहुत ज़्यादा। जो हाई टाइड्स होने की वजह से जो है वो आपको समंदर की जो नीचे अफजाइश हो जाती है, बहुत सारे पौधे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें नई वो ग्रोथ हो जाती है। जब वो अब जो सीज़न शुरू हो गया है मूनसून ख़त्म होने के बाद, सर्दी के सीज़न में आप समंदर बिल्कुल काम हो जाता है। आपको हाई टाइड में भी इतनी टाइड्स नहीं मिलती कि उसके अंदर जैसे समंदर में जाने की पाबंदी इसीलिए ही लगाई जाती है नहाने पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट होता है आपकी लहरों के अंदर। करंट से मुराद वो बिजली वाला करंट नहीं, कि वो तेज़ होती हैं लहरें, तो वो समंदर बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से कुछ आपकी अफजाइश रहती है। कुछ अब जब वो लो टाइड में जाता है, तो जब पानी बिल्कुल नीचे उतरता है, तो उसके अंदर जो वो काई और बदबू और जो पौधे वो जो बन जाते हैं, फिर वो उसकी जो स्मेल है वो आप ज़्यादा महसूस करते हैं। समंदरी पट्टी के साहिल पे ये ज़्यादा महसूस की जाती है, लेकिन हवा के साथ ये पूरे शहर में फैल रही है, जो एक अजीब सी काई के सड़ने जैसी एक मतलब कोई स्मेल चीज है। सड़ी गल जाती है, सड़ उस जाती तरह है, की वैसी स्मेल ये आ रही है स्मेल है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से। पहले चिकनगुनिया था, अब डेंगू हो गया। फिगर्स आपके सामने हैं, जिस इलाके के आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, आपको ये बात पता चल गई है इदारों को कि उस इलाके के अंदर अफजाइश हो चुकी है, तो स्प्रे हो सकते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है। पंजाब से अभी फिगर्स कम हैं कराची शहर के, क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा है। गर्मी ज़्यादा है, वरना ये फिगर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इस गर्मी के अंदर मच्छर मर जाता है, उसकी अफजाइश भी रुक जाती है। जितनी ये हमारे लिए भी ब्लेसिंग है इस वक्त, इस मौसम के अंदर जब डेंगू की अफजाइश हो रही है, तो गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, वरना ये केसेस बहुत ज़्यादा होते। चिकनगुनिया अब ख़त्म हो गया, आपको अब डेंगू नज़र आना शुरू हो गया। ये एक सर्टन स्लॉट्स के अंदर इसी तरीके से ये अफजाइश होती है, और इसी के लोग आपके सामने बीमारियाँ सामने आती हैं। तीसरी खबर के जो कचरा है उसकी वजह से गंदगी है। गंदगी बिल्कुल ऐसा ही है। रेस्टोरेंट्स ख़ास करके मैं आज ये बात बोलूँगा, जो चाय के रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो बहुत ज़्यादा अब एहतियात कर लें, या फिर KMC अपने उनके पास उनको डब्बे दे दें, या वहाँ उस रूट पे गाड़ियाँ लगा दें। ये जितने भी भादराबाद और ये आप एरिया देख लें, यहाँ चाय के बहुत ज़्यादा, भादराबाद हो गया, गुलशन, जौहर, ये सब चाय के बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना कैफ़ेज़ आपको मिलेंगे, जिस पे फुटपाथ पे बैठ के, जैसे आप कहते हैं बस एक केबिन लग जाए, उसके बाद फुटपाथ दुकान ऐसे ही जहाँ तक नजर आ रही है, जहाँ तक आप लगा सकते हैं टेबल लगा के, लोग आके बैठ जाएंगे। शौकीन है चाय के। ये वाहिद मुल्क मैंने किसी और मुल्क में ऐसे नहीं देखा। शायद इस रीजन में होगा, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ये ऐसा होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो भाई आप एक केबिन लगाएं, उसके बाद आपके पास जितनी टेबल खरीद सकते हैं ना, उतनी आपके पास जगह है। आप अपना होटल जहाँ तक लगाने, कोई पूछने वाला नहीं है। 2 लोगों को पैसे देने हैं, KMC को और रात को पुलिस वालों को। उसके बाद आपका ताहद्दे निगाह जहाँ तक आप में सख्त होनी चाहिए कि इतनी टेबलें कुर्सी आप अफोर्ड कर सके, लगा दें, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई नहीं पूछेगा। आप खोलें चाय के केबिन, और चाय की टेबल खरीदें और पत्ती वत्ती लें और आप शुरू करें कारोबार। इसीलिए कराची शहर में मसला भी है ना अशरफ भाई, हर दूसरे शख्स से आप बात करो ना, या मैं सोच रहा हूँ चाय का ढाबा लगा लूँ, या मैं सोच रहा हूँ चाय का कैफ़े लगा लूँ। अच्छा, इस पर भी बात करेंगे। और साथ में अशरफ भाई, ये जो मच्छर है, अब इस मच्छर का भी कोई, मेरे ख्याल से मच्छर की भी कोई किस्म है, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं जो कराची में इतना मोटा मोटा फार्मी मच्छर आया हुआ है ना, ये हमारी समझ से बाहर है। ऐसा ये समझना होगा कि पहले ये जैसे मच्छर की अफजाइश या गंदगी पे जब वो आता है तो वो बीमारियां लेके, क्योंकि जो वायरस होता है ना वो कहीं और पैदा नहीं होता। जो गंदगी है आपकी इस शहर में, और माशाल्लाह से जो काम KMC करती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वो कर रही है, तो ये दोनों जो इदारे हैं पैसे ले रहे हैं, टैक्सेस भी लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप कचरा नहीं उठाएंगे, जब कचरा सड़ता है तो मच्छर या मक्खी जाती है, उस पर बैठती है। तो सिर्फ मच्छर ही नहीं है, जो मक्खी भी जाने के बाद आके आपके फूड पे या दीगर या आपके कप पे आके बैठती है, तो वो जरासीम ला के लगाती है। वो वायरस होता है जो आपको, जब आप पानी पीते हैं या आप खाना खा रहे हैं या कुछ, या आपको आके मच्छर काटता है, तो वो वायरस मुंतकिल करता है। जो मुंतकिल करता है तो आपकी जो ब्लड सेल्स हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसके बाद आपको मुख्तलिफ वायरल होते हैं। फिर अगर आप वायरल पर डॉक्टर के पास जाएं तो डबल खर्चा, मतलब आप खर्चा ही करते रहे ना। मगर जिनको काम करना है, इस वक्त मैं बताऊं, जो जैसे हमने उस वक्त बात की समुद्री वाली जो बदबू आ रही है, बदबू तो शहर में हर वक्त है। ये तो अक्टूबर नवंबर में, ये तो सर्दियों का मौसम जब आ रहा है तो इस वक्त हवा का रुख चेंज होता है, तो वो डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है अक्टूबर नवंबर में। तो एक उसकी भी वजह कि उस साइल से जो हवा आ रही है और वो जो चीज़ें सड़ गई हैं, या वो जो सी शैल होते हैं वो सड़ गए, उसकी स्मेल
स्मेल आ रही है। अब उसके साथ जो कचरा है, आप जाएं, मैं अभी गुलशन में रहता हूँ, वहाँ से निकला मैं तो देखा कि वो कोने पे ही उन्होंने एक डंपर वो रखा हुआ है, बॉक्स जो है उसमें नहीं डाला हुआ है, फुटपाथ पे, रोड पे सब। अब जैसे आपने कहा सड़क पे कोई नहीं फेंकेगा, ये तो वज़ीर आला ने ऑर्डर दिया हुआ है, कचरा सड़क पे नहीं फेंकेंगे, आप रोड्स को बर्बाद नहीं करेंगे। आप जाएं पूरे शहर में, कहाँ पे फेंकते हैं? सड़क पे ही कचरे पे फेंकते हैं ना, कहाँ फेंकते हैं? कोई मतलब कोई कमरा बनाया हुआ है उन्होंने। एक पहले होता था कराची शहर में एक रूम होते थे जिसके अंदर आप जाके वो कचरे को करते, फिर आते मशीनें वो लेके जाती थी। अब वो रूम माशाल्लाह आपको पता है कि कौन बैठते हैं वहाँ पे, वो पुलिस वालों को भी पता है वहाँ कौन लोग बैठते हैं। मतलब वो नशेइयों की वो अमाजगा है और पुलिस वालों को पैसे मिल रहे होते हैं। मतलब 7 ज़िला 108 थाने हैं, मतलब हज़ारों पुलिस वाले वो अपना जाते हैं, उनको देखते हैं, पैसे लेते हैं। ये सिस्टम चल रहा है इस शहर में। वो सिस्टम मतलब कि ये इदारे ही ख़त्म कर सकते हैं अगर चाहें। कचरा उठ सकता है, इदारे चाहें तो ये। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे आज की टॉप स्टोरीज के हवाले से, अशरफ खान और अयाज राना दोनों हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को देही ख़वातीन का आलमी दिन जो है वो आज मनाया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 15 अक्टूबर को देही ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। इस मौके पर पाकिस्तान के 70 अज़ला में देही ख़वातीन रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं और उनका कहना यह है कि सरकारी तौर पर 15 अक्टूबर को जो है वो पाकिस्तान में भी देही ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाए। उन्होंने कहा है कि सिनफी मसावात के फ़रोग और सियासी शराकत के लिए हर ज़िले की सतह पर फैसला साजी करके इदारों में ख़वातीन की नुमाइंदगी बढ़ाई जाए। और उन्होंने इस मौके पर दीगर मुतालबात भी पेश किए हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा फरहाना अलीम, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, और साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती अबू बकर मुईउद्दीन जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको कहते हैं खुशामदीद। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं ख़वातीन जिस तरीके से काम कर रही हैं और स्पेशली हमें लगता है कि वो ख़वातीन, फरहाना साहिबा, जो जिनके पास डिग्रीज़ हैं, जो अपने घरों से बाहर निकल के जॉब कर रही हैं, लेकिन हमें वो बहुत बड़ी तादाद उन ख़वातीन की भी नज़र आती है जो रूरल एरियाज़ में हैं। हमें बहुत सारा टैलेंट हमें, फरहाना साहबा, नज़र आता है जब कोई इस तरह की एग्ज़िबिशंस होती हैं कराची शहर में। हम देखते हैं किस किस तरीके से क्या क्या बनाया जा सकता है, लेकिन उनके मसाइल बड़े डिफरेंट हैं। आपने एक चीज़ फॉर सपोज़ तैयार की, स्पेशली NGOs ये काम करती हुई हमें नज़र भी आती हैं कि आपने एक चीज़ बनाई, उसकी कोई चीज़ आपको चाहिए, फॉर सपोज़ आप ज्वेलरी की बात कर लें, आपने अब वो बता रही होती हैं, कपड़ों की बात कर लें, एम्ब्रॉयडरी की बात कर लें, तो इतनी फ़ाइन वो एम्ब्रॉयडरी कर रही होती हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते कि ये जो है वो किसी देही खातून ने बनाई है। उसके बाद इतना कम मुआवजा उनको दिया जाता है और यहाँ पर वही चीज़ अगर आप उनको मुआवजा 1000 रुपया दे रहे हैं, वही चीज़ आप कराची में लाके या पाकिस्तान में जो है वो आप 5-5, 10-10 हज़ार रुपये की बेच रहे होते हैं। तो मुझे बताएं, ये जो देही ख़वातीन के मसाइल हैं इस हवाले से, वो क्या क्या है? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपके इस मौजू पे इनवाइट करने का। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि आज से 15 साल पहले 2007 में करीब जो है ये यूनाइटेड नेशंस ने देही ख़वातीन का जो पावर्टी इरेडिकेशन में और रूरल डेवलपमेंट में उनका जो उन ज़िंदगी में उन देही ख़वातीन का जो रोल था उसको एक्नॉलेज किया। उसके बाद से इसको जो है वो मनाया जाता है इस दिन को। पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो देहात में ख़वातीन रहती हैं और देहात की ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट आपके अहम जो है वो रोल है। वो आपने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि कई तरह की लेबर है जो वो कर रही होती है जिसे अमूमन घरों में एक्नॉलेज नहीं किया जाता। ठीक है। दूसरे फिर उनको डिसीजन मेकिंग, जैसे आप कह रही हैं कि डिसीजन मेकिंग में जो है वो उनका रोल हम देखते हैं कि बहुत कम है। लेकिन हमने ये भी देखा कि इन्हीं देही ख़वातीन ने बहुत अच्छे अफराद इस मुल्क को दिए, अच्छे काबिल लोग इसको दिए। तो इसका मतलब ये है कि कहीं और ऐसा भी नहीं है कि उनके लिए कुछ नहीं किया गया। 1970s, 80s और 90s और 2000 में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ सतहों के ऊपर प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए। मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर को भी, NGOs को भी उसमें जो है वो इन्वॉल्व किया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी इसमें की गई। जैसे आप देखते हैं कि आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है, NRSP है,
सिंध में काफ़ी NGOs काम कर रही हैं, वहाँ बेली है और बहुत सारी और इदारे हैं। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिनको हम काबिल तारीफ़ है, जिनको हमको एक्नॉलेज करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे गैप्स अभी भी मौजूद हैं। और दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि उनका जो काम है डेलिकेसी है, आप कढ़ाई देखें, ज्वेलरी देखें, हाथ का काम देखें, आरी का काम देखें, मुल्तान है, भावलपुर है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, कहीं पर भी हम देंगे बहुत खूबसूरत काम हो रहा है। उनका स्किल्स अपनी जगह, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो अंडर वेज हैं इस वक्त। और बहुत सारे जो बेसिक नेसेसिटीज़ है जैसे हेल्थ है, डेफिनेटली वो इग्नोर है उनकी। उनको उनके काम और उनकी काम की डेलिकेसी और उसकी खूबसूरती और उसकी महारत के हिसाब से उनको वेज नहीं दिया जाता, उनको एक्नॉलेज नहीं किया जाता। वो फैसिलिटीज़ जो एक आम खातून को जो शायद शहर में अगर हम इन कंपैरिजन अगर हम देखें तो वो उनको अवेलेबल होती हैं। सोशल मीडिया ने थोड़ा सा मुझे लगता है कि रिलीफ प्रोवाइड किया है, लेकिन उन ख़वातीन ने ये ज़रूर किया है कि अगर वो खुद नहीं पढ़ सकी, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है। अब मैं अगर यूनिवर्सिटी की सतह पे देखूँ तो मैं तालिबात की जो परसेंटेज है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है ऐसे इलाक़ों से, चाहे वो बलूचिस्तान हो या आपके पंजाब हो या आपके खैबर पख्तूनख्वा से ख़वातीन हैं, तो बच्चियाँ आती हैं, पढ़ रही हैं और बहुत हायर स्टडीज़ तक भी जा रही हैं। तो वो एक मैं एक पॉजिटिव एंगल भी देखती हूँ, लेकिन बहुत सारे मसाइल अभी भी मौजूद हैं। पावर्टी है, डिसीजन मेकिंग जैसे मैंने कहा कि उसका हिस्सा वो नहीं होती है, फैसला साजी का। बहैसियत खातून जो एक मसाइल ओवरऑल पाकिस्तान में ख़वातीन को हैं, आपके सेक्शुअल अब्यूज़ है, आपके नफ्सियाती मसाइल है, उसकी एक्नॉलेजमेंट ओवरऑल नहीं है, तो वो उसका भी इसका हिस्सा रही हैं। दूसरे हेल्थ उनकी बहुत इग्नोर्ड होती है क्योंकि उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। प्राइमरी हेल्थ केयर पे हमारे पास अभी कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट आते आते देर लगी। तो मसाइल तो काफ़ी हैं, उसको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत सारी NGOs, गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट होकर वहाँ तक पहुँचने और उसका इम्पैक्ट आने में शायद टाइम लगे। और जो हमारा मीडिया है, मेन स्ट्रीम, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स को जगह देनी चाहिए कि जहाँ इन ख़वातीन की भी रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, जिस तरीके से फरहाना साहबा बात कर रही हैं, हम देखते हैं कि तालीम के जो आप तालीम का सेक्टर देख लें ना, उसमें ख़वातीन को उस तरीके से, अगर हम शहरों की बात कर लें वहाँ पर फिर थोड़ी बहुत अब ये आप कह लें कि अवेयरनेस आ गई है कि अपनी बच्चियों को पढ़ाना है, उनको खुद मुख्तार बनाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देही इलाकों में इस तरह का रिवाज नहीं है, वहाँ पर बड़ा मायूब समझा जाता है अगर आप अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं। अब मुफ्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर साहब, मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से अगर हम देही इलाकों की बात करें, घर पर बैठे वो अपना काम कर रही हैं, इतनी नफासत के साथ इतनी मेहनत कर रही हैं, उस तरीके से अप्रिसिएशन का नाम मिलना या उस तरीके से उनको तालीम से दूर रखना, उनको शऊर से दूर रखना, ये क्या कहता है इस्लाम इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चियों के लिए या तालीम के हवाले से शरीयत में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो। तालीम सबके लिए बहुत ज़रूरी है और बुनियादी ज़रूरत है। और इस हवाले से जो हमारे बाज़ देही इलाकों में जैसे बलूचिस्तान है या खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ ये चीज़ पाई जाती है कि बच्चियों को तालीम नहीं देनी। तो उसमें तालीम से ज़्यादा वहाँ का जो रस्म व रवाज है उसका ज़्यादा असर है, या उनकी सोच का ज़्यादा असर है, या एक सिक्योरिटी है जिसकी वजह से वो बच्चियों को तालीम से दूर रखते हैं। ऐसे घराने जो हैं या ऐसे लोग जो हैं वो शरीयत की निगाह में कोई अच्छे नहीं हैं जो अपनी औलाद को तालीम और शऊर से दूर रखते हैं। तो हम सब को जहाँ तलबुल इल्म फ़रीज़त उनकी अहादीस हमारे सामने हैं, वहाँ जिस तरह आम अहकामात में जब कोई भी हुक्म दिया जाता है, नमाज का हुक्म भी दिया जाता है, तो वहाँ जिस तरह से बच्चियों और बच्चों में कोई तफरीक नहीं की जाती, सबको एक ही जुमले से हुक्म दिया जाता है। इसी तरह जहाँ हुक्म दिया गया कि आपने इल्म को हासिल करना, वो हुक्म भी सब के लिए है। उसमें कोई तफरीक नहीं है कि बच्चे को आपने तालीम देनी है और बच्ची को तालीम नहीं देनी। कैसे हो सकता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हज़रत आयशा सबसे बड़ी तफसीर की मुफस्सिर पैदा हुई हों और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हज़रत आयशा जो हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हदीस की मुहद्दिस पैदा हुई हों और मर्दों को वो बताती हों कि क्या मसला शरीयत का है। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि दूसरे उलूम या
दूसरी स्किल या दूसरा शऊर जो है जिसे हम असरी तालीम कहते हैं, शरीयत उसको मना करेगी। तो ये चीज़ जो हमारे इन इलाकों में है उन लोगों को समझना चाहिए, और हम सबको उलमा को भी इस बारे में काम करना चाहिए जो देही इलाकों में काम कर रहे हैं कि तालीम बुनियादी ज़रूरत है, और जिस तरह वो एक बच्चे के लिए ज़रूरत है इसी तरह बच्ची के लिए भी ज़रूरत है। और देही जो हमारी ख़वातीन है बनिस्बत शहरों के, वो अपने घर में ज़्यादा बेहतर किरदार अदा कर रही होती हैं। हमारे देही इलाकों में हम देखेंगे खेतों में उन्होंने जाना है काम के लिए, वो जाती हैं, हाथ बटाती हैं, जिस तरह मुख्तलिफ़ कढ़ाई सिलाई और इन सब चीज़ों में वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारी जो सोसाइटी है वो ख़वातीन को उनकी बुनियादी ज़रूरतें जो कि सेहत के हवाले से हैं या उनके माहौल के हवाले से हैं, उस ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रही। होना ये चाहिए कि जब कोई बहन, कोई बेटी कहीं काम करने के लिए जा रही है, आप या किसी खेत में या किसी फैक्ट्री में एक खातून को रख रहे हैं, तो उनके लिए जो बुनियादी ज़रूरत है, जो शरीयत की ज़रूरियात हैं, ताकि वहाँ वो उनको महफूज एक माहौल मिले और वहाँ महफूज वो बच्ची अपना काम करे। मुआशरा इस हवाले से कमज़ोर है हमारा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और इसके एक्सक्यूज़ भी ढूंढे जाते हैं और अक्सर बातें की जाती हैं, कोई ना कोई हीला बहाना करके ये बात जो है वो बताई जाती है कि औरत जो है वो उसको ना तालीम की ज़रूरत है, ना उसको शऊर की ज़रूरत है। मतलब वो आपने बस एक ऐसा जानवर है जिसको आपने अपने घर में बांध लिया है और वो बंधा ही रहेगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आपने उससे काम भी लेना है। हमने ऐसे घराने भी देखे हैं जहाँ पर यही ख़वातीन जो हैं वो घर बैठे जो है कमा भी रही होती हैं और अपने जो हस्बैंड्स होते हैं माशाल्लाह से उनको भी खिला रही होती हैं, क्योंकि कुछ हस्बैंड्स हमारे माशरे में ऐसे ही हैं कि वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारी औरत ही बाहर निकल के या हमारी औरत ही हमें कमा के खिला दे तो अच्छी बात है। अच्छा फरहाना साहबा, मुझे बताइएगा, जिस तरीके से आलमी दिन मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन जो है वो मुख्तलिफ दिन मनाता है, अब जैसे हमारी देही ख़वातीन है, क्या उनको इस बात का पता है कि आज उनका आलमी दिन है और वो मनाया जा रहा है, या दिन ही मनाए जाते हैं या कोई इनिशिएटिव भी लिया जाता है यूनाइटेड नेशन की जानिब से? अच्छा, इसमें बड़ी दिलचस्प बात है, जैसे आपने कहा कि वाकई उनको नहीं पता होगा कि आज उनका दिन बिल्कुल है। ऐसा ही है, जबकि अगर काम के हवाले से देखा जाए तो हर दिन ही औरत का दिन है। किसी भी दिन का आगाज़ जो है वो औरत की सपोर्ट के बगैर ना कोई घर के मर्द हजरात अपने काम पे जा सकते हैं, ना खेतों में काम, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया। खेतों में काम की भी अगर हम जब बात करें तो वो काम सुबह 6 बजे शहर से जो शुरू होता है, उस पूरी प्रोडक्ट को जो कि खेतों से निकल के ट्रांसपोर्टेशन तक जाती है, फिर शहर आती है, उस पूरे प्रोसेस में खातून का रोल है। इसमें बच्चों की तरबियत भी है, माशरती ताल्लुकात भी हैं, ऊंच नीच भी है, और सारी चीज़ें निभाना भी है, बच्चों की हर चीज़ मौजूद है। लेकिन उनके लिए जैसे कि कहा गया कि फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इस बात पे ध्यान करने की ज़रूरत है, उनको नहीं पता है। जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया आजकल एक बहुत पावरफुल मीडियम है जिसके थ्रू हम तालीम और तरबियत का फ़रोग कर सकते हैं, तो यकीनन उनके थ्रू उन तक वो मैसेजेस पहुँचाए जा सकते हैं। दूसरी बात, कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, प्रोग्राम्स हैं, NGOs काम कर रही हैं, लेकिन बड़ी मुख्तसर तादाद में। अच्छा फरहाना साहबा, सॉरी आपकी ना बात काट रही हूँ, कुछ NGOs ऐसी हैं जिनसे मुझे शदीद इख्तलाफात हैं, चाहे वो बच्चों के लिए काम कर रही हो, ख़वातीन के लिए काम कर रही हो, लिटरली मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से जिस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है। मतलब जब आप आगे किसी से, NGOs आपको पता है किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से ऑपरेट होती हैं पाकिस्तान में स्पेशली, आप जब बात कर रहे होते हैं, आप जब उनका एजेंडा मुद्दा सामने रख रहे होते हैं, आप उन देही ख़वातीन को बड़ा इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं कि इनके हेल्थ के इश्यूज़ हैं, इनके एजुकेशन का मसला है, इनको एक बेटर लाइफस्टाइल देनी है, लेकिन जब आपको वो चीज़ सामने से फंड्स मिलते हैं वो आप नहीं लगाते हैं। वो जो आपने करना होता है वो आप अपनी जेब में रख के जो है वो अपने लिए कोई अच्छा घर देख लेती हैं। मतलब NGOs हमारी कि किस तरीके से हमने इसकी सोशलाइजिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, वो बेचारी देही खातून जो है वो तो वहीं रह जाती है। उसको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा होता है ख़वातीन की भी जानिब से कि बंदा कहता है कि यार ये किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करेंगी। बात आपकी दुरुस्त है, इस्तेसाल तो मुख्तलिफ लेवल पर मुख्तलिफ तरीके का हो रहा है, इस बात से इनकार नहीं है। इसमें एक चीज़ मिसिंग फैक्टर है, वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है हर लेवल पर। दूसरी बात ये कि ऐसे प्रोग्राम्स मुतारिफ़ कराने बड़े ज़रूरी हैं जिसमें तालीम के साथ कोई हुनर भी सिखाया जाए। हम इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं कि जनाब कॉलेज यूनिवर्सिटी भेज दिया जाए,
शायद ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स कॉलेज यूनिवर्सिटी तक भी पहुँचे। अगर उसके अंदर दूसरी सलाहियतें हैं, जो काम करने की सलाहियतें हैं, अगर उस पर कोई टेक्निकल वो मौजूद है तो उसको जो है उस पर इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस तरह के प्रोग्राम मुतारिफ कराए जा सकते हैं। और जो हुनर, जो हमारा जो अब इंडिजिनस वर्क है, जो हमारा लोकल वर्क है, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो, लैंग्वेज हो, आपके गाने हों, आपका हमारा जो भी एक जो हम समझते हैं कि कल्चरल चीज़ें हैं, उनको हमें प्रमोट करने की बड़ी बहुत ज़रूरत है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जो है वो मज़ीद बात बड़ी डिटेल में भी होनी है, वो भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक से वापस आएंगे और प्रोग्राम को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। देही इलाकों की ख़वातीन जिस तरीके से अपने घरों में काम कर रही होती हैं और जिस तरीके से उनका जो हुनर है वो पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। क्योंकि अगर हम बात कर लें, हम किसी भी कभी भी अपने कुछ दिन हमने छुट्टियों पर जाना हो, हम जा रहे होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा चले जाएँ, बलूचिस्तान चले जाएँ, अंदरून सिंध चले जाएँ, तो हमारी कोशिश होती है कि वहाँ की जो कल्चरल चीज़ है वो हम वहाँ से लेकर आएँ, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत होती है और आप उसको जो है वो कैरी भी करते हैं। दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करी, दुनिया भर में जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया जाता है और जिनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की जाती है। लेकिन उस तरीके से ख़वातीन, जो देही ख़वातीन है स्पेशली, उनको प्रमोट नहीं किया जाता। उनके बहुत सारे मसाइल होते हैं जिन पर फोकस नहीं किया जाता। इसी के लिए हम डॉक्टर फरहाना से बात कर रहे थे। डॉक्टर फरहाना साहब, मुझे बताइएगा कि अगर हम सोशल वर्क की बात कर लें, अगर हम बात कर लें इनके फैक्ट्स एंड फिगर्स की, अगर हम बात कर लें इनकी 2024 की थीम की, उसके हवाले से हमें बताइएगा। अच्छा, 2024 की जो थीम यूनाइटेड नेशन ने थ्रो की है वो है कि सस्टेनेबल फ्यूचर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक ज़रई माशरा है, एग्रीकल्चर सोसाइटी, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ी तादाद रहती है, तो इस पर हमें बड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। अमूमन मेन स्ट्रीम मीडिया में भी माजरत के साथ शहरी मसाइल और शहरी मामलात और पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा हम देखते हैं कि ज़्यादा टाइम गालिबन वो लेते हैं। लेकिन जो एक बहुत बड़ी चीज़ इग्नोर हो रही होती है वो हमारा रूरल डेवलपमेंट है, जिस पर हमारी पूरी कंट्री बेस कर रही है और उसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि अभी इस्तेहसाल की हम बात कर रहे थे, तो अब सस्टेनेबल अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो उसमें आप 60% रोल है रूरल डेवलपमेंट का, और रूरल डेवलपमेंट में 80% रोल है वुमेन पार्टिसिपेशन का। ठीक है, तो उस वुमेन पार्टिसिपेशन को आप क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उनके मसाइल क्या हैं, उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे NGOs की, जैसे मैंने कहा कि NGOs बहुत अच्छा काम कर भी रही हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जैसे कि अगर उनकी मार्केटिंग है, उनको पैसे या उनकी उजरत का वो है, तो उस हवाले से एक डॉक्यूमेंटेशन होता है कंसेंट, कि आप उनके कंसेंट से, उनकी इजाज़त से उसको जो है उस चीज़ को सेल कर रहे हैं और सर्टेन प्राइस पर आप कर रहे हैं। अगर ये डॉक्यूमेंटेड हो तो उसमें जो है थोड़ी सी आपके उनकी उजरत इम्प्रूव हो सकती है। एक चीज़ डॉक्यूमेंट हो जाएगी और इसका ख्याल रखना चाहिए। इस पर मॉनिटरिंग और ये सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो इससे सिचुएशन बेहतर हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया ने उनको कहीं ना कहीं एम्पावर ज़रूर किया है और हम देखते हैं कि वो डायरेक्ट आप मार्केट के साथ कनेक्ट हुई हैं, उससे भी सिचुएशन बेहतर हुई है। अगर वहाँ ऐसे जो इदारे हैं NGOs, अगर वो ट्रेनिंग की तरफ चले जाएं कि ई-मार्केटिंग कैसे की जाती, ई-कॉमर्स कैसे, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ख़वातीन माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, बहुत ज़हीन होती हैं। एक जो है वो इंसान की तरबियत और उसका अल्लाह ने उनको इंतज़ाम दिया है, उनके अंदर वो सलाहियत दे रखी है, तो इसका मतलब है कि वो काफ़ी कुछ। दूसरी बात ये कि हम रिलीजन को समटाइम्स एक तरफ रख देते हैं। रिलीजन में एक बहुत गुड प्रैक्टिस हमारे पास आज से 1400 साल पहले एक बिजनेस वुमेन की मौजूद है, हज़रत आपके सैयदा खतीजतुल कुबरा। एक बिजनेस एम्पायर चला कर के उन्होंने अपने करियर का, और 40-45 साल की उम्र में कहीं जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी शादी होती है, तो उसके बाद भी वो अब घर बैठे अपना, तो एक बिजनेस मॉडल अगर हम कहें वुमेन का, तो वो हमारे पास मौजूद है। बात सारी ये है कि क्या हमने उस बिजनेस मॉडल को वहाँ तक पहुँचाया है, उसकी हमने तरवीज की है, उस हवाले से हमने काम किया है कि हमने रोल मॉडल बनाया है उन ख़वातीन को जिनको होना चाहिए। उसमें तो देही और शहरी ख़वातीन की तखसीस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। और डॉक्टर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आपने कहा ना कि हमारे पास एक रोल मॉडल मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
वो रोल मॉडल क्या है वो हमें नहीं पता, वो रोल मॉडल क्यों नहीं पढ़ाया जाता, वो रोल मॉडल क्यों नहीं बताया जाता। आपके पास आला डिग्रीज आ जाती हैं लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि ये वाली चीज़ जो आपको पढ़ाई जानी चाहिए, जो आपके निसाब में शामिल होनी चाहिए, वो शामिल ही नहीं होती है। अब इसमें जो हमारे मुफ्तियान कराम है उनका एक बहुत बड़ा किरदार भी है। अब मुफ्ती साहब मुझे बताइएगा, जिस तरीके से फरहाना साहिबा भी बात करनी थी कि एक बिज़नेस रोल मॉडल आपके पास मौजूद है, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि उस बिज़नेस रोल मॉडल को फॉलो करें अगर आप, तो उसके 3-4 बेसिक पॉइंट्स क्या हैं। साथ साथ फिर एक और सवाल है जो मैंने आपसे पूछना है। देखिए, मुफ्तियान किराम या मजहबी रहनुमा इस मामले में माशरा और उनके दरमियान एक गलत फहमी है। कोई भी जो कुरान और हदीस पढ़ता है और सहाबियात की ज़िंदगी से वाकिफ़ है, जो हुज़ूर के ज़िंदगी में सहाबियात का रोल रहा है, वो कभी भी ख़ातून की तालीम से इनकार नहीं कर सकता। ख़ातून के किरदार से जंगों में जाया करती थी, पट्टी मरहम पट्टी के लिए तिजारत करती रही ख़वातीन। यहाँ एक मसला और है हमारे माशरे का कि एक तबका ख़वातीन के लिए जो शर्म व हया का एक माहौल है, पर्दे का एक माहौल है, जो अल्लाह का हुक्म है, वो एक अलग चीज़ है। उस पर कोई भी मजहबी आलिम दीन कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकेगा। वो सिर्फ़ ये कहता है कि हमारी बच्चियाँ बहनें तालीम भी हासिल करें, काम भी करें, बिज़नेस भी करें, मगर उस माहौल को कायम रखें और उस माहौल के अंदर काम करें जो शरीयत ने उसको रहनुमाई की है। ये एक फ़र्क है बस। हमारे यहाँ बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ख़वातीन की इन सारी चीज़ों के अंदर जो माशरती हमारे यहाँ पसमानगी है और उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उस पर गुफ्तगू करते हैं, मगर तरवीज देना चाहते हैं और वो हिट करते हैं शरीयत की इन तालीमात को। तो यहाँ आके एक क्लैश पैदा हो जाता है। लेकिन हम चूँकि एक मुसलमान मुआशरा है, अगर हम सब मिल कर के उस इस्लामी मुआशरे के अंदर अपनी बहनों और बेटियों की मदद करना चाहें तो बहुत खुला मैदान है और किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि देही ख़वातीन के उन मसाइल को भी हमें डिस्कस करना चाहिए। अब देखिए ना कैसा जुल्म है कि हमारे देहातों में जो बच्चियों के लिए डॉक्टर नहीं है, ख़वातीन के लिए खातून डॉक्टर नहीं, कितनी बड़ी ये औरत के लिए मजबूरी और मुसीबत है कि वो कहाँ जाए इलाज के लिए। फिर उसके बाद हमारी बच्चियों से घरों में जब शादी के मामलात हैं नहीं पूछा जाता, उनकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ उनकी शादियाँ कर दी जाती हैं। ये कितना बड़ा जुल्म है हमारे माशरे का। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह रहनुमाई फरमाई है कि बग़ैर बच्ची की इजाज़त के और उसकी खुशनुदी के हम रिश्ता नहीं कर सकते। और मसाइल हैं हमारी बेटियों और बहनों के साथ में जो हो रहे हैं। तो शरीयत की तालीमात और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात आम करने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त तक कहते हैं कि ख़वातीन का लिहाज किया जाए। ख़वातीन का खैरुकुम लि अहलिही, जो अपने घर में अपनी बेटी, माँ, बहन के साथ बेहतर है, वो अल्लाह की निगाह में एक बेहतरीन इंसान है। और जो यहाँ विरासत के मसाइल हैं, लोग विरासत में हिस्सा नहीं देते बहनों को, बेटियों को, और वो समझते हैं कि दूसरे घर की है तो ये हमारे घर से विरासत क्यों ले जाए। जुल्म, ये सारे जुल्म हमारे माशरे में मौजूद हैं और ये जुल्म करने वाले ये हर तबका है उसमें। तो आज हमें बात ये करनी चाहिए कि ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ इस माशरे का हिस्सा हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ दी हैं। और मैं यहाँ एक छोटी सी बात और भी करूँगा कि हमारा मुआशरा ख़ातून से बनता है, घर ख़ातून से बनता है। अगर वहाँ तरबियत और शऊर होगी तो पूरे घर में तरबियत और शऊर हो गया। जितनी हमारी माशरती बुराइयाँ हैं, अगर माएँ, हमारी बहनें अच्छी तरबियत याफ्ता हो तो उस घर के मर्द कभी भी इन माशरती बुराइयों की तरफ वो रोक सकती हैं, घर के अंदर रोक सकती हैं माशरे में। लेकिन मुफ्ती साहब, सॉरी आपकी बात भी काट रही हूँ, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, क्योंकि कहा ही जाता है कि अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना हो या किसी सवाल का जवाब आपको नहीं मिल रहा हो तो आप कुरान पाक में तलाश करें। लेकिन चूँकि हम इस लिहाज से अगर देखें तो बहुत कमज़ोर हैं, हम नहीं पढ़ते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम
किसी मुफ्ती के पास जाएं और उससे जाके पूछ लेंगे भाई ये मसला हो गया, मुफ्ती साहब आप इसका हल बता दें। अब अगर हम देखते हैं तालीम की, जैसे मुफ्ती साहब आप बात कर रहे थे, हमारे यहाँ ये कहा जाता है और ये तासुर भी दिया जाता है कुछ मुफ्तियान कराम की जानिब से कि भाई औरत जो है उसको आपने घर में रखना है, उसको आपने पढ़ाना लिखाना नहीं है। फिर वही मुफ्तियान कराम होते हैं जो अपनी बेटियों को या अपनी बहनों को या अपनी माँओं को जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो जो है वो लेडी डॉक्टर ढूंढ रहे होते हैं। अब आपने किसी को पढ़ाया नहीं तो मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैंने जो बात की है वो सबके सामने की है और मैं जगह कहता हूँ, देखिए ये हमारा माशरा है जहाँ रस्म व रवाज और जिस माशरे में आप रहते हैं वो हर तबके पे असर करता है। अब उस इलाके का ताजिर भी उस इलाके के नज़रियात और रवाज से मुतासिर होगा और उस इलाके का आलिम दीन भी, क्योंकि जहाँ से वो उठ रहा है तो उस इलाके के अंदर जो रस्म रवाज है आप उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। मैं पढ़ाता हूँ, मेरे पास बलूचिस्तान का मुझे याद है कि मैं तफसीर का दर्स दे रहा था तो मैंने ख़वातीन पर बात की तो मेरा एक शागिर्द रोने लगा तो मैंने उससे पूछा क्या बात है, तो वो कहने लगा कि हमारे यहाँ वो एक मजहबी घराना था लेकिन इससे मज़हब को मतून नहीं किया जाना चाहिए, ये वहाँ लोगों का एक सोच है कि इलाज के लिए भी घर से ख़वातीन को नहीं ले जाते, घर में ही हकीमी जो भी करना चाहते हैं और उससे तकालीफ होती हैं। तो ये हमारा मुआशरा है, ये हमारे माशरती मसाइल हैं, इसमें शरीयत का कोई किरदार नहीं है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम इस बात को इतने मुदल्लल अंदाज से और जो चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाई हैं उन्हें लेकर के हम अपने माशरे के तमाम तबकात तक लेकर के जाएं और इन चीज़ों को जो बाज़ इलाकों के रस्म व रवाज हैं जहाँ वहाँ ज़्यादतियाँ हो रही हैं और उनको काउंटर करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं, आज जो है वो दही ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अगर हम बात कर लें दही ख़वातीन की या ओवरऑल बात कर लें हमारे मुआशरे में ख़वातीन की, तो जो इस्तेहसाल होता है ख़वातीन के साथ, जिस तरीके से मसाइल का सामना ख़वातीन को करना पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जब आज सुबह में हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया था तभी हमने कहा था अगर आप सोशल मीडिया जाकर देखें तो आपको पता चलेगा लाहौर में जो इंसिडेंट पेश आया, जिस तरीके का ये रवैया है, जिस तरीके का ये हमारा थॉट बन गया है कि हम जो है वो हर चीज़ को मज़हब से कनेक्ट कर देते हैं। बच्ची के साथ ज़्यादती हो गई, आप इसको जो है कोई ना कोई पॉइंट ढूंढकर मज़हब के साथ कनेक्ट कर देते हैं। किसी का आपने इस्तेहसाल कर दिया, किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, बच्ची को पढ़ाना नहीं है, बच्ची को जॉब नहीं करानी, उससे शादी की मर्ज़ी नहीं पूछनी, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इसमें आप कोई ना कोई मजहबी पॉइंट अपना ढूंढ लेते हैं और फिर उसको ख़वातीन के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जितनी दफ़ा हमने बात की है, जितनी दफ़ा मैंने बात की है, मतलब मुझे हमेशा जिस भी मुफ्ती के साथ मैं बैठी हूँ, मैंने बात की है, मैंने सवाल किया है, मुझे उनकी जानिब से कभी भी ऐसा कोई जवाब नहीं मिला कि ठीक है औरत को ये हुक्म है या औरत को ये कहा गया है कि भाई आपने ना उसको पढ़ाना है, ना आपने उसको शऊर देना है, ना आपने उसको दुनियादारी की तमीज़ सिखानी है, ना आपने उसको इलाज मुआलजे के लिए बाहर लेकर जाना है। इस तरह का तो कुछ भी हमें नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन अफसोस की बात है कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ पर औरत को वो जो 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिया जाता है, जहाँ पर आप औरत की ना सेहत देखते हैं, ना औरत का जहन देखते हैं, बस आपको लगता है ये एक चीज़ पड़ी हुई है, उस चीज़ को आप अपनी मर्ज़ी से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि औरतों में भी जो है वो खून की रवानी होती है, खून की गर्दिश होती है और औरत के पास भी दिमाग है, औरत के पास भी दिल है, औरत को भी अल्लाह ने सोचने समझने की सलाहियत दी हुई है। और शऊर जो है यही एक बुनियादी चीज़ है जो एक इंसान और जानवर को जो है वो उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करता है। यही दिन होते हैं जिनमें हमारा काम है अवेयरनेस देना, लेकिन आप लोगों का काम है कि ज़रा जहन थोड़ा सा खुला करें ताकि आप लोग जो हैं वो इस तरह की चीज़ों को समझ सकें। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा फरहाना अलीम साहब हमारे साथ मौजूद थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। अगर हम बात करें 15 अक्टूबर की, तो हम लोग देख रहे हैं कि 15 अक्टूबर को रूरल एरियाज़ में जो ख़वातीन हैं उनका आलमी दिन मनाया जाता है। साथ ही साथ ग्लोबल हैंड वॉश डे भी जो है वो 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हाथ धोने का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का मकसद साबुन के साथ हाथ धोने की आदत से मुख्तलिफ बीमारियों से ख़ुद को महफूज रखना है और इस बात का शऊर उजागर करने का दिन है कि
ताकि हम बता सकें कि किस तरीके से जो है आप अगर अपने हैंड्स को वॉश करते हैं तो कौन सी मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं जिनसे आप महफूज रह सकते हैं। इस दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियों और समाजी तंजीमों की जानिब से स्कूल्स, कॉलेजेस और दीगर इदारों में तकरीबात का एहतमाम भी किया जाएगा, जिसमें बच्चों और बच्चियों को हाथ धोने की तरगीब दी जाएगी कि किस तरीके से आप अपने आप को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। क्योंकि आप अगर देखें, नॉर्मली हम कोई भी चीज़ उठाते हैं तो हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं तो हम हाथों का इस्तेमाल करते हैं। हाथों का बहुत अहम किरदार होता है और अगर आपके हाथ ही साफ़ ना हो तो फिर इसका मतलब यही है कि जो भी आप काम करेंगे वो किस तरीके से आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। उस हवाले से जो है हम बात करेंगे कि कितना ज़रूरी है। मुफ्ती अबू बकर ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर रिफत कमर ने, जो कि कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिफत। एक तो ये पीडियाट्रिशियन बड़ा मुश्किल सा नाम है। मुझे बताइएगा, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं हाथ धोने की अहमियत को आपने उजागर करना है। अब हम अगर देखें, हम एक इस्लामी माशरे में रहते हैं जहाँ पर सफाई नस्फ़ ईमान है, लेकिन सफाई से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस तरह मुझे बताएं कि कितने हद तक लोग ऐसे हैं जो कि अपने हैंड वॉश को ज़रूरी नहीं समझते कि ये भी कोई काम है जो आपने करना है। शाइस्ता, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया एंड सरप्राइजिंगली हमारे पास अभी भी, अगर आप मिडिल क्लास, स्पेशली फोकस ऑन मिडिल क्लास कम्युनिटी में देखें तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको वाकई इंपॉर्टेंट नहीं लगता। ऐसा ख़वातीन का अभी भी ये परसेप्शन है कि जो है ना, हमें किचन का जो काम करना होता है बस उस वक्त जो हाथ धुल गया सो धुल गया। देयर आर टाइम्स जब मुझे मदर्स को एक अलग से इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कि न्यूबॉर्न बेबी है या छोटा बच्चा आपके घर में, तो आपको बच्चा उठाने से पहले अपना हाथ या तो आप धो लें या आप धो नहीं सकती फ़ौरन से जाकर तो एटलीस्ट हैंड सैनिटाइज कर लें। ये लिटरली इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है एंड देन दे अंडरस्टैंड कि अच्छा डॉक्टर ये भी ज़रूरी है, हाथ तो मेरा साफ़ ही होता है। हाथ साफ होता है और वो कहते हैं ये तो माँ का हाथ है, माँ के हाथ से क्या बीमारी लगेगी बच्चे को। ये वाला भी एक एलिमेंट हमारा होता है। एग्जैक्टली, लेकिन फिर माँ को रिमाइंड कराना होता है कि आप पाकिस्तान में तो हमारे पास जरासीम की देखें कमी तो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पोल्यूशन हमारे पास बहुत है। कुदरती हमारी जो कुव्वत मुदाफ़ियत है उसकी तो बात ही ना करें, क्योंकि हमारी डाइट, न्यूट्रिशन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ जर्म्स जो है ना बहुत प्रिवेलेंट है, बहुत ज़्यादा। हर सरफेस पे हमारे पास जरासीम है, हर तरह का जरासीम, यू नेम इट एंड वी हैव इट। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में स्पेशली ज़रूरी हो गया है, जहाँ पे पोल्यूशन और आलूदगी हद से ज़्यादा है, कि वहाँ पे आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि हर जरासीम नज़र तो नहीं आ रहा ना। बिल्कुल ऐसा है। जो आपका सॉलिड वेस्ट है, चिकनाई है या कोई गंदगी या डस्ट है, चलें वो तो आपको नज़र आ जाती है। बहुत सारे ऐसे जरासीम हैं जो ज़्यादा ख़तरनाक है, वो आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। वायरसेस हो गए, आपके फंगस हो गए, ये चीज़ें शुरू में नज़र नहीं आती हैं। जब वो अपना जड़ पकड़ लेती हैं और कोई जरासीम इन्फेक्शन करा देती हैं तो वो अपने असरात आपको शो करती हैं। तो इसलिए बजाय इसके कि आप वेट करें कि मुझे कोई इन्फेक्शन हो या कोई बीमारी हो या मुझे ज़ुकाम हो तो मैं हाथ साफ़ करूं, वरना मैं तो परफेक्टली हेल्दी हूं, मुझे हाथ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं। दैट्स नॉट द केस एवरीवेयर। इट्स नॉट जस्ट पेरेंट्स, आप ऑफिस वर्क में बैठे हैं, वर्क प्लेस में बैठे हुए हैं, इट शुड बी अ हैबिट कि अगर आपके पास हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी नहीं है, कम से कम हैंड सैनिटाइजर तो यूज़ करें। अच्छा, हैंड सैनिटाइजर्स को लेकर भी लोग काफ़ी कंफ्यूज नज़र आते हैं कि अगर आप जा रहे हैं, उठकर हाथ धो रहे हैं, तो आपको होता है ना वो 3 मिनट तक आपको हैंड वॉश करने हैं। ये तो हमें छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। अब आप नहीं उठ के जा रहे हैं, आप काहिल हैं, ठीक है, तो आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके अंदर भी तो केमिकल है। लोगों का आम तासुर ये होता है कि जो हाथ हमारा साबुन से साफ़ हो रहा है, अब वो हाथ हमारा सैनिटाइज़र से कैसे साफ़ हो जाएगा। यही बस डिफरेंस है। हम जब साबुन से हाथ धोते हैं ना तो हम उसको बिल्कुल फिजिकली क्लीन कर देते हैं, उसके अंदर ऊपर कोई फिजिकल फिल्म भी नहीं छोड़ते हाथ के ऊपर, इवन उसकी चिकनाई भी उतर जाती है, ठीक है। लेकिन जब हम हैंड सैनिटाइजर यूज़ करते हैं तो हम जरासीम को टारगेट कर रहे हैं। फिजिकली क्लीन में सिर्फ डस्ट है जो आपकी थोड़ी उतर जाएगी, बट दैट्स ट्रू कि वो हाथ इतना भी साफ़ नहीं है कि आप उससे हाथ खा सकें। बट बिकॉज यू मस्ट हैव नोटिस कि जब आप हैंड सैनिटाइज करके कुछ खाने की चिप्स या कोई भी बाइट लेने की कोशिश करते हैं तो उसमें अजीब सा आफ्टर टेस्ट आ जाता है, विच इज़ अ फैक्ट। तो इसलिए हैंड सैनिटाइजर जरासीम के लिए तो बेहतरीन है क्योंकि उसके अंदर वो अल्कोहल है जो एवापोरेट हो जाता है, लेकिन उसका जो अपना एक स्टेबलाइजिंग एजेंट है वो एक थिन फिल्म आपके हाथ पे छोड़ देता है, विच इज़ नॉट डेंजरस, वो आपके लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन वो एक फीलिंग ऑफ फॉरेन बॉडी आपके हाथ में रहती है। तो डेफिनेटली एक परसेप्शन कि आपका हाथ एब्सोल्युटली क्लीन साबुन से वॉश करने के बाद होता है, सैनिटाइज करने के बाद आपका सॉलिड वेस्ट एंड स्पेशली जर्म्स वो किल हो जाते हैं। मतलब ये कि आप जो है वो सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास
साबुन की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि आजकल जो है हमने देखा है वो जो ट्रैवल साइज आपको पास सैनिटाइजर्स आ रहे होते हैं, वो आप यहाँ कैरी कर सकते हैं अपने साथ, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े। स्पेशली मैं तो देख रही होती हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे मुआशरे में ऐसे, जैसे हम आ रहे हैं, हम नहा धोकर तैयार होकर बिल्कुल गाड़ी में बैठे हैं और उसके बाद हम लोग आ रहे हैं, ऑफिस आते हैं और ऑफिस आके हमने कोई भी चीज़ उठा के खा ली है, लेकिन आप गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हो, गाड़ी आपकी रात से खड़ी हुई है बाहर, वहाँ पर जरासीम होते हैं। उसके बाद आप ट्रैवल करके पूरा ऑल द वे आते हो, उतरते हो, दरवाज़ा बंद करते हो, अपनी चीज़ें उठाते हो, आपको नहीं पता कौन कौन सी चीज़ में कौन कौन से जर्म्स हो सकते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, हम लोग अक्सर, हमने शुरू दिन से बच्चों की गुट्टी में ये चीज़ शामिल करते हैं, सफाई निस्फ ईमान है, वो हमारे माशरे में कहीं नहीं दिखता, ये क्यों नहीं दिखता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुरब्बी हैं जिन्होंने माशरे की तरबियत की है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और तालीमात को जब हम देखते हैं तो उसमें सफाई का एक बहुत बड़ा अंसर शामिल है। जैसा कि आपने कहा कि हुजूर का फरमान है कि सफाई निस्फ ईमान है, और अहकामात में भी देखिए 5 वक्त नमाज के लिए वज़ू का लाजमी करार दिया गया है, कपड़े साफ़ होना लाजमी करार दिया है, जिस जगह आप नमाज़ पढ़ रहे हैं वो जगह साफ़ होना करार दिया गया है। फिर गुस्ल है, जुमे के दिन गुस्ल करना सुन्नत करार दिया गया है। अब ख़ास जो हाथ धोने का आज का आपका मौजू है, अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ हुज़ूर ने हमें हाथ धोने का हुक्म फरमाया। सबसे पहले सुबह उठते ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, इज़ा मिन अहदिकुम मिन नौमिही, जब भी तुम में से कोई भी अपनी नींद से उठे, चाहे वो दिन को या रात को है, उसे चाहिए कि अपना हाथ धो ले 3 मरतबा। ये हुज़ूर की हदीस है। फिर उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी हज़रत सलमान फ़ारसी की रिवायत है कि मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह के रसूल, मैंने तौरात में पढ़ा है कि खाने से पहले हाथ धोना खाने के लिए बरकत का सबब है, तो हुज़ूर ने फरमाया न सिर्फ पहले हाथ धोना बल्कि खाने के बाद भी हाथ धोना, कि जो पहले भी हाथ धोए और बाद में भी हाथ धोए तो ये खाने में बरकत का सबब बनता है। एक और हदीस मुबारक है जिसमें हुज़ूर ने फरमाया कि घर में खैर कसीर आती है जब आप खाना रखा जाए या खाना उठाया जाए, दोनों मौक़ों पर अगर आप हाथ धो लेते हैं। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स अगर बग़ैर हाथ धोए सो गया और उसके हाथ पर कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से उसे नुकसान पहुंचा, तो फिर वो मलामत ना करे किसी और चीज़ को, उसकी अपनी कोताही है। तो इतनी वाज़ेह तालीमात हैं कि सोकर उठे भी हाथ धोए, खाना खाने से पहले भी हाथ धोए, खाने के बाद भी हाथ धोए, हर वज़ू से पहले भी हाथ धोए। वज़ू में भी हाथ धोना है, मगर हुज़ूर ने फरमाया किसी पानी के अंदर भी अगर आपने हाथ डालना है, जो पानी दूसरे लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें बग़ैर हाथ धोए हाथ ना डालिए। हुज़ूर की वाज़ेह तालीमात है, हदीस में मौजूद हैं। इतनी वाज़ेह तालीमात इस मामले में हैं कि जो सफाई से ताल्लुक़ रखती हैं और ख़ास तौर पे सिर्फ हाथ धोने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो अब हमारा मुआशरा बदकिस्मती से उन सब चीज़ों पे अमल नहीं करता जिसे वो जानता है। हम सब जानते हैं कि हुजूर ने क्या फरमाया है, कहाँ कहाँ हाथ धोना सुन्नत है। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, ये बड़ी बेअदबी, बड़ी गलत बात होती है कि आप बात जो है वो बीच में काट दें, लेकिन ब्रेक भी ज़रूरी होती है। हमने जैसे आपने बात की ना हाथ धोने की, हम लोगों के दिमागों में आम परसेप्शन ये भी होता है कि हमने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है तो हमने हाथ धो लिए, तो अब तो हमारे हाथ साफ़ ही हैं क्योंकि अब तो कुछ भी नहीं होगा। इस हवाले से भी हमने बात करनी है, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, CTI 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि 15 अक्टूबर को जो है वो हाथ धोने का आलमी दिन मनाया जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको, बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी हैं बेसिकली जिनको हम अपने आप से दूर रख सकते हैं अगर हम अपनी सफाई का ख्याल करें, अपने हाथों को साफ़ रखें। मुफ्ती साहब से हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। मुफ्ती साहब बताइएगा, जिस तरीके से लोग ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि हमने 5 दफ़ा वज़ू कर लिया, अब तो हमारे हाथ साफ़ ही हैं, तो ये वाले कॉन्सेप्ट में जैसे आप कह रहे हैं आपके अहादीस भी मौजूद हैं, लेकिन लोगों की कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी हैं उसमें ये नहीं है कि आपका हाथ साफ़ है या नहीं है, बल्कि एक हदीस में तो ये भी फरमाया अईना बातत यदहु, आपके हाथ पर ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं कि आपको नज़र नहीं आ रही, आपको नहीं मालूम कि हाथ पर क्या क्या मौजूद है, आपने हाथ धोना है, चाहे वो आपको साफ़ भी नज़र आ रहा है। तो हर खाने से पहले कोई भी आप चीज़ खा रहे हैं या उठा रहे हैं, उससे पहले हाथ धोना है, उसके बाद हाथ धोना है,
और कोई पानी का हुजूर ने वाज़ेह फरमाया जो हमें इशारा करता है जैसे पानी जिससे सब ने इस्तेमाल करना है उसमें बग़ैर हाथ धोए आप हाथ ना डालें। तो मतलब जितनी भी खाने की चीज़ें हैं या इस्तेमाल की चीज़ें हैं जो सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके बाद लोगों ने इस्तेमाल करनी है, उसे भी बग़ैर हाथ धोए आप ना उसके अंदर हाथ डालें। ये हुजूर की तालीमात है। चाहे आपको लग रहा है कि मेरा हाथ साफ़ है, बिल्कुल ऐसे एन उस मौके पर हाथ धोना हुजूर की सुन्नत और तालीम है। सुन्नत और तालीम है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। डॉक्टर रिफ़त हमारे साथ मौजूद हैं। रिफ़त, मुझे बताइएगा, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, अब जब ये कोरोना वायरस आया तब हमें पता चला, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को पता चला कि ओ अच्छा, हैंड सैनिटाइज़र नाम की भी कुछ चीज़ होती है जो हमने इस्तेमाल करनी होती है। वरना हमने देखा है कि रेस्टोरेंट्स में सैनिटाइज़र्स पड़े हुए होते थे। मैंने आज तक नहीं देखा था किसी को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन चूँकि कोरोना आया, कोरोना के बाद लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। अब उसके बाद से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत शऊर बेदारी आई है, लेकिन हम अपने बच्चों को और ख़ास तौर पर जो हमारे आप कह लें मर्द हजरात हैं, इनको हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं कि हाथ धोने हैं, सफाई का ख्याल रखना है? देखें, कोई भी चीज़ ट्रेनिंग में यही होती है, रिपीटिशन। बताते रहें, कीप रिपीटिंग द इंस्ट्रक्शन ओवर एंड ओवर। मर्द हजरात के लिए मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती, ऑफ कोर्स हर एक अपना मिजाज है। बहुत मसाइल होते हैं ना, अक्सर आपने देखा होगा, हाँ। बहुत क्लटर हर जगह पर होता है, कहीं कोई चीज़ फेंक दी, कहीं कोई चीज़ फेंक दी, और अगर उनको बताया भी जाए तो माइंड भी कर जाता है ना कि आप हमें क्या बता रही हैं, हमें आपसे ज़्यादा पता है। तो अगर हम बच्चों की बात करें स्पेशली, क्योंकि बच्चे ज़रा ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, बच्चों को किस तरीके से आपने बताना है, क्योंकि बड़ा तंग भी होते हैं, अच्छा आप पहले भी हाथ धो, फिर धोने वाले खाने के बाद भी हाथ धो, यहाँ जाओ हाथ धो, तो ये कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसमें भी अब ये है कि मल्टीपल स्टेप्स हैं। पहली चीज़ तो जाहिर सी बात है, कोई भी तरबियत घर से शुरू होती है, ठीक है? तो घर से पहले आप तो ये है कि आपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट करना है। अब जो आजकल के बच्चे स्पेशली है ना, उनके लिए ये नहीं है कि आप उनको हिदायत देंगे तो वो सुनेंगे। दे डोंट लिसन टू यू, दे फॉलो यू। वो आपको देख के चीज़ें सीख रहे हैं, वो आपको सुन के नहीं सीख रहे हैं। तो उनको अगर सिखाना है तो पहले तो आपने अपने आप को ट्रेन करना है, एग्जाम्पल उनके सामने सेट करना है। अगर आपके घर में जो अफराद हैं, आप खुद बीइंग अ पेरेंट उनके सामने हैंड वॉश करें, टीच देम कि देखो मैं जा रही हूँ हाथ धोने के लिए, आओ मेरे साथ, हैंड वॉश विद मी, ठीक है? फिर आप उनको तरीका सिखाएं कि इस तरह बेटा आपने हाथ धोना है, ये देखो ये आपका हैंड वॉश है, ये सोप है, इस तरह वॉश करो, ये टॉवल है साफ़ वाली, इस टॉवल में आपने हाथ साफ़ करना है, यू हैव टू सिट हेयर, इस तरह आपने खाना खाना है, अब आपने खाना खा लिया, कम विद मी, मैं जैसे हाथ धो रही हूँ, फिर मेरे साथ हाथ धो आप। तो बच्चे दे लाइक फॉलोइंग एडल्ट्स, वो इंस्ट्रक्शन कभी फॉलो नहीं करेंगे जो सिर्फ उनके लिए है। वो इंस्ट्रक्शन उनको मज़ा आता है जब वो देखते हैं कि नहीं मेरे साथ तो सब कर रहे हैं, तो फिर दे टेंड टू डू इट। अच्छा रिफ़त, एक और चीज़ भी है ना, जैसे आपने बात की कि हम माओं को ये बात बताते हैं कि अगर आपने छोटा बच्चा है, अगर आपने उसको उठाना है तो आपके हाथ साफ़ होने चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि कुछ माएँ जो हैं वो बड़ी इस बात को फॉलो भी करती हैं कि अच्छा कोई और खातून या कोई और बंदा उनका बेबी उठा रहा है तो कहते हैं आप प्लीज़ माइंड मत कीजिए, अपना हाथ धो लीजिए। लोग बड़ा माइंड करते हैं इस बात को, लोग बहुत ज़्यादा माइंड करते हैं। वही बात है कि हमारी थोड़ी सोच अलग किस्म की है। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में लोग नेगेटिव पॉइंट को पहले पिक करते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। अगर आप किसी को बोलते हैं, ज़ाहिर है न्यूबॉर्न्स आते हैं, तो मैं तो सारी फैमिली को बोल देती हूँ कि देखें प्लीज़ आप लोगों ने माइंड नहीं करना, ये बच्चे की तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। तो बीइंग अ डॉक्टर चूँकि मैं बोल रही होती हूँ तो मेरी बात से तो वो कुछ नहीं माइंड करते, लेकिन अगर वही माँ बोल दे तो वो कहते हैं क्यों हम तुम्हें गलीज़ लग रहे हैं क्या? अब वो समझ रही है परसेप्शन ही, उन्होंने बात को पूरा ऑपोजिट एंड पे ले लिया, दे टेक इट पर्सनली। तो बहुत डेलिकेटली और बहुत उसके साथ आपको बताना पड़ता है कि नहीं, इसमें किसी के ऊपर कोई तनकीद नहीं है, ये हम बच्चे की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। ऐसे होता है ना, हमने भी तो पाले हैं बच्चे, हाँ। हमारे बच्चे भी तो, हम देखो बाहर गंदगी में बच्चे घूमते हैं, जितना गंदगी में घूमते हैं उतना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। क्या है, अभी तो उठ के तुम्हारे सामने आए हैं, अब इसको भी साफ करें क्या? ये वाली चीज़ें वाली बात है। अच्छा, जैसे रिफ़त आप बात कर रहे हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी जैसे आप बात भी कर रहे थे, जर्म्स ऐसे होते हैं जो नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन कौन कौन से ऐसे वायरसेस हैं जो अगर आपके हाथों के थ्रू जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं? देखिए, आजकल की सीज़न की बात करें तो हमारे यहाँ सबसे जो ख़तरनाक फ्लू वायरस आजकल चल रहा है, जिसमें सबसे कॉमन नेम जो आता है वो RSV का आता है, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। मोस्ट कॉमन वायरस जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंजा करा रहा है, ऑफ ऑल डिग्रीज, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, हर तरह का इन्फ्लुएंजा करा रहा है। तो RSV की जो ट्रांसमिशन है ना, ये तो कोविड से बहुत पहले हमें पता चल गया था, वो तो कोविड ने आंखें खोल दी और तरीके से, लेकिन ये बहुत पहले हमें पता था कि RSV हमारे हाथों के जरिए भी, यूर कफिंग, यूर स्नीजिंग, एक छींक एक खांसी आपकी जब होती है तो आप हाथ का इस्तेमाल करते हैं ना, अपने मुंह पे रखते हैं, अब वो छींटे तो आपके हाथ में चले गए, क्योंकि हम इतना इनवॉलंटरीली ये काम कर रहे हैं कि हमें कई दफ़ा याद ही नहीं रहता कि हमने कितनी दफ़ा हाथ से या तो नाक अपनी पोंछ ली है या उसमें स्नीज कर लिया है, वो हाथ तो गंदा हो गया। ठीक है, अब ऑफिस एरिया में आप बैठे हुए हैं, आपने एक दो दफ़ा छींके मारी, हाथ यूज़ किया, उठ के गए, वहाँ कोई कोलीग मिल गया, हाथ हैंड शेक कर लिया आपने उससे, तो फिर आपका देखिए जरासीम उनमें ट्रांसफ़र हो गया।
तो एक तो आपका सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी सिंसेशनल वायरस है जो फ्लू का वायरस है, उसके अलावा उससे ज़्यादा ख़तरनाक आपके पास टाइफाइड के जरासीम है जो बैक्टीरिया है आपका, वो आपके हाथों के थ्रू बहुत कंटेमिनेट हो रहा है और कराची में आधी ज़्यादा वबा भी इसी वजह से फैली हुई है। ऐसे कि वो हाथों के थ्रू, फिर आपके जो डायरिया कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है ई-कोलाई वगैरह, वो भी हाथों के थ्रू, अनटाइडी हाथ हैं, आप वॉशरूम से होकर आके हाथ धोना भूल गए किसी वजह से भी जल्दी में, तो वो आपके हाथों के थ्रू ट्रांसफर। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होता है, जैसे आप खाना खाने से पहले हाथ धो, हम बचपन से सुन रहे हैं चीज़, खाना खाने से पहले हाथ धोना है, खाना खाने के बाद हाथ धोने हैं, वॉशरूम जाना है आपने तो आपने हैंड वॉश करने हैं, लेकिन उस तरीके से प्रैक्टिस हमें देखने को मिलती नहीं है। तो उसी हवाले से, उसी की आगाही के हवाले से जो है वो आलमी दिन मनाया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, बच्चों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट सेक्टर में बताया जा सके कि कितना ज़रूरी है अपने हैंड्स को वॉश करना। हमारे साथ डॉक्टर रिफत और मुफ्ती अबू बकर साहब मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आप अपनी सफाई का ख्याल रखेंगे, उसी तरीके से बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनके हवाले से हम लोग बात कर रहे होते हैं, जो हमें फैली हुई नज़र आ रही होती हैं। हमने उन तमाम तर चीज़ों को अपने आप से दूर रखना है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ हमारे बीच अच्छे ऐसे आप कह लें कि बाशऊर लोग भी होते हैं जो हमें बताने की कोशिश करते हैं कि अभी जो है आपको फ्लू हो रहा है, आप मुझसे थोड़ा सा दूर रहें, या आपको फ्लू हो रहा है मुझसे हैंड शेक मत करें, लेकिन हम बड़ा माइंड करते हैं। आप ख्याल नहीं रख रहे, अगर कोई और रख रहे तो एटलीस्ट आप माइंड मत करें, क्योंकि वही बात है, जहन आपने खुला रखना है। हो सकता है कि वो अवेयरनेस जो उनको है वो आपको ना हो, रूडली नहीं, अगर आराम से भी कोई आपको कह रहा है तो आपको उस बात को समझना चाहिए कि उस शख्स के लिए, उस खातून के लिए, उस मर्द के लिए, उस बच्चे के लिए जो है वो उसकी अपनी सेहत जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरीके से सेहतमंद माशरे बनते हैं। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनका बड़ा एक आप कह लें बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ में। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी तरबियत का भी हिस्सा बना लें और अपनी रूटीन का भी हिस्सा बना लें, तो हम कह सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो सफाई का इंतज़ाम बेहतर हो सकता है। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। सिटी एट 10 से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।